अच्छा जी। सो लेट्स बिगिन MySQL कनेक्टिविटी टू टाइपस्क्रिप्ट एंड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे कि डेटाबेस में हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे पहले। उसमें हम लोग फिर डेटा इंसर्ट करेंगे और उस डेटा को फिर हम लोग शो करेंगे। सो सिंपली हमारे पास क्रूड ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, हम अभी आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो काफी मजा आएगा। लेट्स बिगिन। अच्छा जी। तो आज का जो सारा एजेंडा है वो क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले हम लोग MySQL की इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है, ऑन आवर लोकल मशीन्स। एंड देन वी विल बी इंस्टॉलिंग नेसेसरी पैकेजेस फॉर दिस। हम लोग npm के जरिए से MySQL 2 की पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे ताकि हम उसको अपने VS कोड के अंदर टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सके Node.js के थ्रू। और उसके बाद हमारे पास कनेक्टिविटी टू है MySQL, ठीक है। MySQL के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्रिएटिंग अ डेटाबेस। काफी सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल एक छोटा सा कमांड है, हमारे पास क्वेरीज होती है, हम लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है, हम क्रिएट करेंगे एक टेबल और फिर हम उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे और उस डेटा को फेच करके हम शो करा देंगे, ठीक है। सिंपल काम है। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को सीखना चाहिए कि डेटाबेस हमारे पास क्या चीज है, ठीक है। व्हाट इज डेटाबेस? तो डेटाबेस सिंपली हमारे पास डेटा को स्टोर करना, उसको मैनेज करना, सही है, उसको ऑर्गेनाइज वे में हमारे पास रखने की जो जगह होती है वो डेटाबेस कहलाती है, ठीक है। डेटा का जो घर होता है बस वही है। अच्छा, अब डेटाबेस की हमारे पास किस्में वगैरह होती हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, तो उनको इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारा मेन फोकस सिंप्लिसिटी है। इंशाल्लाह जब सेकंड क्लास में हम जाएंगे तो इन बाकी चीजों को हम कवर करेंगे। सर यासर आपको आगे जाके लेक्चर में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे इस चीज को। तो ये चीजें हम आज करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज अवर मेन गोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा कोड होगा जिसके जरिए से हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे और फिर उस कनेक्शन को क्लोज वगैरह करेंगे, तो वो सब पढ़ेंगे हम। सो दैट इज इट, बहुत सिंपल है, ठीक है, इंशाल्लाह। सो दैट इज इट फॉर नाउ एंड नाउ वी शुड कंटिन्यू टू अवर इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर मैं स्लाइड्स को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। हमारे पास जो डेटाबेस की टाइप्स आती हैं, तो हमारे पास एक होता है रिलेशनल डेटाबेसेस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस भी कहलाते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, माई एसक्यूएल आता है, ठीक है, पोस्टग्रेसक्यूएल आता है, ओरेकल डेटाबेसेस आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डेटाबेसेस है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, डेटा टेबल्स की फॉर्म में हमारे पास स्टोर होता है, सही। तो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास स्टोर हो रहा है, उनको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, ये कौन कौन से हमारे पास माई एसक्यूएल है, ठीक है। अच्छा, माई एसक्यूएल की एग्जांपल यहाँ पे है और पोस्टग्रेसक्यूएल है और ओरेकल है। ये क्या है, रिलेशनल डेटाबेसेस है, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स एंड टेबल्स की फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर हो रहा होता है, तो इनमें ये आते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस आते हैं जिनमें हमारे पास है मोंगोडीबी, ठीक है, और इसी की तरह से और भी होते हैं हमारे पास। तो इनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारे पास डेटा स्टोर हो रहा होता है। तो ये क्या है, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस है। तो बाकी हमारे पास जो लैंग्वेज होती है, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को कि क्या करना है हमारे डेटा के साथ, तो वो एसक्यूएल लैंग्वेज कहलाती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और बहुत सारी हमारे पास इन क्या कहलाते हैं, डेटाबेसेस, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, इन सब में काफी हद तक सिमिलर होती हैं, ठीक है, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है इनमें। तो हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आगे जाके हम अब कुछ क्वेरीज लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब क्रूड ऑपरेशन हमारे पास क्या होते हैं कि लेट मी शो यू, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, इफ आई शो यू, ठीक है। सो लेट्स मैक्सिमाइज इट। तो ये हमारे पास है क्रूड ऑपरेशन। तो ये है हमारे पास क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा, ठीक है। तो इसके लिए कमांड्स वगैरह मैंने यहाँ पे पहले से लिखी हुई है ताकि आप लोगों को भी दिखे, और ये स्लाइड में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इनको यूज कर सकते हैं बाद में। तो हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, तो पहले तो हम पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करेंगे जब हम डेटाबेस सेट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब उसको वीएस कोड में उसकी क्वेरीज लिख रहे होंगे, एक तो हम लिख सकते हैं अपने सीएमडी के अंदर या माईएसक्यूएल के अंदर, ठीक है। उसका अपना एक टूल आता है माइस्क्वेल वर्कबेंच, ठीक है, उस पर भी हम कर सकते हैं विजुअली। और दूसरा हमारे पास है कि हम सीएमडी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, और या टाइपस्क्रिप्ट के हार्ड कोडेड जो हमारे पास होता है उसके अंदर भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, क्रिएट टेबल है, तो इससे क्रिएट 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 हो जाएगा। उसके बाद रीड होता है हमारे पास, तो सेलेक्ट
जो हमारे पास यहाँ पे कमांड है, तो इससे हम रीड कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास अपडेट है कि हम जिन चीजों को हमें अपडेट करना है उनको हम अपडेट कर सकते हैं, जो डेटा हमने बनाया है टेबल्स और रोज के फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास डिलीट है, सिंपल, कि जिन डेटा को हमें डिलीट करना है। तो ये भी हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह ही होते हैं, लेकिन थोड़े से अलग होते हैं, सही है। तो इसमें भी हमारे पास इफ एल्स जैसे थोड़े से फंक्शन है, लेकिन अलग तरीके से लिखे हुए, सिंटैक्स बिल्कुल डिफरेंट है। सो दैट्स द थिंग। अच्छा जी, सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? इंस्टॉलेशन। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप इंस्टॉलेशन आएगी। सो सर, आर वी रेडी फॉर द जी जी इंस्टॉलेशन हियर? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हम रेडी हैं। अच्छा, जैसे शहाबुद्दीन ने बहुत अच्छा गाइड किया और बताया कि भाई क्या डेटाबेसेस क्या होती हैं और डेटाबेसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। देखें, डेटाबेसेस हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। आज तक हमने जिंदगी में जो भी कुछ काम करते हैं, ऑफिस के अंदर हो, स्कूल के अंदर हो, बेसिकली हम लोग सब डेटा जनरेटर हैं। हम सब डेटा जनरेट कर रहे हैं, हमारा डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो एक डेटा जनरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। हम उसके अंदर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अपना इंफॉर्मेशन फीडबैक उसमें डालते हैं, अपना इनपुट करते हैं, और उसके बाद हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और हमें एक अकाउंट एलोकेट हो जाता है। दैट इज डेटा जनरेशन, ठीक है। हम अगर अपना CNIC बनवाते हैं जाकर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, और जाते हैं वहाँ पे नादरा के स्टेशन पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम उसको अपना सारा डेटा देते हैं, तो ये भी एक तरीके का डेटा जनरेशन है। डेटा, ठीक है, हम अपना डेटा उनको देते हैं, वो हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं और वो अपनी डेटाबेस में हमारे डेटा को स्टोर कर लेते हैं। जिस तरीके से फेसबुक हमारे डेटा को कलेक्ट करता है, हमसे डेटा लेता है और अपनी डेटाबेस में स्टोर कर लेता है, इसी तरीके से हम, अगर हम किसी अपने ऑफिस में काम करते हैं या, तो वहां पर भी हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली डेटा को एक्सेल की शीट्स पे स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेल की शीट एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डेटाबेस है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। तो आप कह सकते हैं उसको भी, वो एक एक छोटी सी रिपोजिटरी है, एक छोटी सी डेटाबेस है जिसमें कि आप मुख्तलिफ किस्म का डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसको फिर आप फॉर्मूलाज लगाकर, मुख्तलिफ मैक्रोज लगाकर और उसको मुख्तलिफ क्यूरीज लगाकर एक्सेल की, और डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन में। तो बेसिकली हम डेटा को जनरेट कर रहे हैं। डेटा जब जनरेट होता है तो फिर उस डेटा को कहीं पे स्टोर करना पड़ता है। डेटा ऐसा नहीं होता कि बिखर गया, पड़ा हुआ और जनरेट हो गया, वो जाया हो जाए, नहीं, डेटा को स्टोर करना पड़ता है। डेटा को स्टोर करने के लिए पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, और उसको स्टोर कहां पे करते हैं, एक स्पेशल टाइप के स्टोरेज सिस्टम के ऊपर, एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको स्टोर किया जाता है। एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर के थ्रू उस डेटा को मैनेज किया जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डेटाबेस को, डेटा को स्टोर करवाते हैं, डेटा को रिट्रीव करवाते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं, और अपने डेटा को किसी भी डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं, दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड व्हाट, उसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शाहबुद्दीन ने बड़े अच्छी तरीके से बता दिया। 3-4 टाइप के हैं, कई टाइप के हैं, वो हम आगे जाके मजीद डेप्थ में देखेंगे। लेकिन जैसे कि Oracle है, MySQL है, PostgreSQL है, ऑल दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड व्हाट, इनको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो कि आपको डेटा की स्टोरेज, डेटा की रिट्रीवल, डेटा की अपडेशन, डेटा की डिलीशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई भी, जैसे फर्ज करें आप किसी फूड पैंडा की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर जाकर कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो बेसिकली आपका ऑर्डर प्लेस होकर फूड पांडा जो है वो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट को भेजता है ना आपका, तो वो आपका डेटा स्टोर करता है पहले कहीं पर, आपको एक ऑर्डर इनवॉइसिंग करके देता है, कि इनवॉइस जनरेट करके देता है, बताता है कि भाई आपका ऑर्डर हो गया है, अभी कुछ ही देर में आपके पास ये चीजें पहुंच जाएंगी। आपका ये डेटा सारा वो कलेक्ट कर रहा होता है और उसको स्टोर कर रहा होता है। कहाँ पे स्टोर कर रहा होता है? अपनी किसी डेटाबेस में स्टोर कर रहा होता है। तो वो जो डेटाबेस जिसमें स्टोर कर रहा होता है, वो किसी ना किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करके स्टोर कर रहा होता है। या तो उसने पीछे बैकएंड पे MySQL लगाई हुई होगी, या वो चला रहा होगा सॉफ्टवेयर MySQL का डेटाबेस का, या फिर Oracle का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा, उसके थ्रू काम कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा डेटा को, या फिर जो है वो PostgreSQL के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसके थ्रू काम कर रहा होगा। तो हम आज जो कर रहे हैं टॉपिक कवर, वहां हम आज जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं MySQL का, जो कि काम क्या करेगा, डेटा को, डेटाबेस डेटाबेस क्रिएट करेगा और उसके अंदर हमारे डेटा को स्टोर करेगा। वो डेटा जो है हम, जैसे कि शाहबुद्दीन ने बताया कि एक टूल होता है जो विजुअल टूल है, MySQL खुद प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं MySQL वर्कबेंच। उसके थ्रू भी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं डेटाबेस में, और रिट्रीव करवा सकते हैं और डिलीट और अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, हमारी वो लैंग्वेज है जो हमने 2 महीने 3 महीने लगा के सीखी है, जिसको हम टाइप स्क्रिप्ट कह रहे हैं, जिसके थ्रू हम इस डेटा को एक्सेस करेंगे, डेटाबेस को, और उसके अंदर डेटा को स्टोर करेंगे MySQL के। और यही चीज हमारी कोर चीज है जिसको हमें सीखना है, कि हमने टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू
ये चीज सीख लेनी है कि हम डेटा को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, फिर कैसे उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और फिर डेटाबेस से कैसे रिट्रीव करेंगे, डेटाबेस में कैसे अपडेट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, यही सारे काम हो रहे होते हैं। जितने भी आपको बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स नजर आते हैं बने हुए, फेसबुक का हो, याहू का हो, गूगल का हो, वो सारे काम यही कर रहे हैं, आपके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, कहीं डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, उनके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स चल रहे होंगे, माई एसक्यूएल का चल रहा होगा, ओरेकल का चल रहा होगा, पोस्टग्रेसक्यूएल का चल रहा होगा, इस तरह की चीजें चल रही होंगी। ठीक है, तो अब हम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, माई एसक्यूएल का पढ़ रहे हैं। MySQL का क्या, MySQL, व्हाट इज MySQL? MySQL इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्या करेगा, डेटाबेस को क्रिएट करेगा इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा, इन ऑर्डर टू रिट्रीव डेटा, इन ऑर्डर टू डिलीट एंड अपडेट डेटा। ओके, तो शारून शहाबुद्दीन, यस, अब आप बताएं क्या हुक्म है, कि मैं शुरू करूं इंस्टॉलेशन या आप शुरू करेंगे, बताएं। जी, इंस्टॉलेशन सर आप शुरू करें और मैं उसके शुरू बाद फिर करवाता मैं सेटअप कर दूंगा उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थैंक यू। तो माई एसक्यूएल का डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए या माई एसक्यूएल के डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। माई एसक्यूएल का जो सॉफ्टवेयर है, अगर हम माई एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं या उसको सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए माई एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मैं स्क्रीन शेयर कराता हूँ अपनी। सर मैं शेयर करा दूं, हाँ जी, हाँ जी, मैं शेयर कराता हूँ। जी तो जी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर माई एसक्यूएल की। हम यहां जाएंगे www.google.com और यहां पे लिखेंगे डाउनलोड माई एसक्यूएल। जब हम माई एसक्यूएल डाउनलोड लिखेंगे तो ये हमें उसकी वेबसाइट पर ले जाएगा। इस माई एसक्यूएल डाउनलोड की वेबसाइट पे हम आएंगे, www.mysql.com पर हम आएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वर्जन मौजूद है माई एसक्यूएल के। तो हमने यहाँ पर उसका एंटरप्राइज वर्जन भी मौजूद है, जो कि जाहिर है वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर, उसकी फीस है, तो हम जाहिर है हम तो फ्री सॉफ्टवेयर यूज करेंगे माई एसक्यूएल का। तो जो माई एसक्यूएल का फ्री सॉफ्टवेयर है वो उसका कम्युनिटी एडिशन कहलाता है। तो माई एसक्यूएल के कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड पे आ जाएंगे लिंक। जैसे ही हम इसके ऊपर आएंगे तो यहां पर हमारे पास माई एसक्यूएल का कम्युनिटी सर्वर का लिंक होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे पास लिस्ट आ रही है माई एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट वर्जन्स की। तो यहां पर जो हमने जो वर्जन डाउनलोड करना है वो एलटीएस वर्जन 8.4.2 एलटीएस वर्जन जो है ना, इसको डाउनलोड करना है हमने। इनोवेशन रिलीज को नहीं करना, फिर बता रहा हूं, हमें एलटीएस को डाउनलोड करना है। हम एलटीएस को सिलेक्ट करेंगे। एलटीएस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्टेड रिलीज। ये सबसे ज्यादा स्टेबल सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हमेशा एलटीएस वर्जन जो है उनको कंसिडर किया कीजिए जब भी आपको अपने पास उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो, तो जो उनके एलटीएस वर्जन होते हैं उनको इंस्टॉल किया करें, वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आने के बाद क्या करेंगे, इसका देखें विंडोज x86 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका हमारे पास इंस्टॉलर मौजूद है। इस पे हम डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और आप यहाँ पे उसको बताएंगे कि क्या आप लॉगिन करना चाहते हैं पहले ओरेकल की वेबसाइट पे, नहीं आप बोले नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, बस क्लिक करें तो यहाँ पर अभी डाउनलोडिंग ये देखें स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि ये मैंने सॉफ्टवेयर पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, जस्ट आपको डिस्प्ले करने के लिए कि कैसे होगा, ये मैंने यहाँ पर इसको। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, पहला तो आपने क्या कर लिया, माई एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर कर लिया। सेकंड चीज करेंगे, माई एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर को का एक टूल होता है जिसको कहते हैं माई एसक्यूएल वर्क बेंच। माई एसक्यूएल वर्क बेंच यूज होता है माई एसक्यूएल के डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, माई एसक्यूएल के डेटाबेस को एक्सप्लोर करने के लिए, उसके अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें टेबल क्रिएट करने के लिए, उसमें डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, उसमें से डेटा को रिट्रीव करने के लिए, तमाम चीजों के लिए माई एसक्यूएल का एक टूल यूज होता है जिसको माई एसक्यूएल वर्क बेंच कहा जाता है। वर्क बेंच के लिए क्या करेंगे, अगेन आप माई एसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड में आएंगे, यहां पर आएंगे, देखें यहां पर एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है माई एसक्यूएल वर्क बेंच। इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये दिखा रहा होगा माई एसक्यूएल वर्क बेंच 8.0.38, ये इसका वर्जन है, रिलीज है। यहां पर सिंपली आप कुछ ना करें, सिर्फ डाउनलोड का बटन क्लिक कर दें। ये 41.7 MB का है, विंडोज x86 64 बिट के लिए। यहाँ पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर अगेन वो आपसे बोलेगा कि आप लॉगिन या साइन अप करना चाहते हैं, आप उसको छोड़ दें, आप बोले नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। जैसे ही आप स्टार्ट में डाउनलोड करेंगे वो फौरन से वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये दो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किए हैं। मेरे पास ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर माई एसक्यूएल डाउनलोड्स में मैं आ जाऊंगा, मैंने फोल्डर बनाया था एक सेपरेट, उसमें मैंने ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखे हुए हैं। एक है माई एसक्यूएल विंडोज
130 है, यानी ये तो मेन सॉफ्टवेयर है MySQL 8.4.2 Win 64X। ये तो मेन MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट का मेन सॉफ्टवेयर है। ये तो आपने इंस्टॉल करना ही करना है। सबसे पहले ये इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम MySQL का ये टूल वर्कबेंच का इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और MySQL को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। विंडोज में रन करेंगे, स्टार्ट किया, ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करें, एक्सेप्ट कर लें लाइसेंस को, नेक्स्ट करें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट इंस्टॉल करेंगे। क्या करें, कंप्लीट इंस्टॉल, ऑल फीचर्स विल बी इंस्टॉल्ड रिक्वायर्ड द मोस्ट ऑफ द डिस्क स्पेस। लेकिन सॉरी, कंप्लीट नहीं, इसको हम करेंगे कस्टम इंस्टॉल। कस्टम इंस्टॉल में आकर हम यहां पर क्या करेंगे, लोकेशन को चेंज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर की। लोकेशन को चेंज करने के लिए हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज करके मैं क्या करूंगा, इसमें हमें आऊंगा, सी में नहीं करेंगे कभी भी डेटाबेस को अपना। हमेशा याद रखिएगा, कोई सेपरेट ड्राइव आपके पास होनी चाहिए इसके लिए। कभी भी सी में ना कीजिएगा डेटाबेस को, एक सेपरेट ड्राइव पे कीजिएगा। तो जैसे मेरे पास है ई ड्राइव है, यहां पर मैं पहले एक डायरेक्टरी बना लेता हूं, उसका नाम रख सकता हूं मैं MySQL, बल्कि उसका रख लेता हूं MySQL इंजन नाम रख, क्या नाम रख लेता हूं, MySQL इंजन। तो MySQL का इंजन यानी MySQL का जो सॉफ्टवेयर होगा वो मैं इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल करूंगा। ये ई ड्राइव पे मेरे पड़ी हुई है, ठीक है जी। मैं आया यहां पर और मैंने कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ यहां से प्रोग्राम फाइल्स को मैं हटाऊंगा, e:/MySQL इंजन, वो मैंने अपने फोल्डर का पाथ टाइप किया यहां पर MySQL इंजन, और आगे MySQL ही रहेगा और ये एज इट इज रहेगा, जैसा है ये है एज इट इज रहेगा, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स को हटा के मैंने लिखा MySQL इंजन का मतलब MySQL का सॉफ्टवेयर, और MySQL और आगे उसका ये, ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये देखें पाथ चेंज हो गया। नेक्स्ट करूंगा, इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे, सिंपली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा, यस कर दें। अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन या फायरवॉल लगी हुई है तो उसको यस कर दें, भाई बोले अलाउ कर दें, इसको इंस्टॉल करने दें, इंस्टॉल करेगा। अभी ये कॉपी, अब ये क्या कह रहा है, इसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया MySQL का, लेकिन अब आगे क्या रन करने जा रहा है, रन MySQL कॉन्फ़िगरेटर। MySQL कॉन्फ़िगरेटर क्या करेगा, MySQL का सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है आप लोग कि आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी कैसे है। इसको जब आप फिनिश करेंगे, इसको चेक रखिएगा, ठीक है। फिनिश करेंगे तो अब कॉन्फ़िगरेटर रन होगा। वो कहेगा, आपसे पूछेगा कि मैं कॉन्फ़िगरेटर एक्सी को रन कर दूं, यस रन कर दें। ये कॉन्फ़िगरेटर रन हो गया, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेटर आ गया है MySQL कॉन्फ़िगरेटर। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा डायरेक्टरी को सेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट करें। सबसे पहले बोल रहा है कि डेटा डायरेक्टरी यानी आपकी डेटाबेस का जो डेटा होगा, आपका जितना भी डेटा होगा जो MySQL के थ्रू आप स्टोर करेंगे, वो किस डायरेक्टरी में जाके स्टोर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है जो आपने सेट करना है। इसको कभी भी सी ड्राइव में नहीं रखेंगे और ना ही इसको ऐसे फोल्डर में रखेंगे जिसमें स्पेस आ रहा हो, नहीं, ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाता हूं ई ड्राइव पे ही, और इसको इंजन में भी नहीं रखना आपने। MySQL के सॉफ्टवेयर का जो इंजन हमने इंस्टॉल किया है उस डायरेक्टरी में भी नहीं रखना है, इसको एक बाहर सेपरेट डायरेक्टरी में रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, MySQL के इंजन में, तो देखें ये MySQL का इंजन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, लेकिन यही सब पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, नहीं यहाँ पे नहीं रखना। मैं ई ड्राइव पे ही आऊंगा, एक और फोल्डर सेपरेट क्रिएट करूंगा और उसका मैं नाम रखूंगा क्या, MySQL डेटा। क्या रखूंगा, MySQL डेटा। ये मेरा नाम हो गया MySQL डेटा। अपना सारा डेटा जितना भी होगा वो MySQL का, वो यहां पे स्टोर होगा, ठीक है। तो कभी भी MySQL डेटा यानी जो मेन डेटा होगा आपका, उसको आपने इंजन में नहीं रखना, सी ड्राइव में नहीं रखना, और ऐसी जगह पे नहीं रखना कि जिसके अंदर स्पेसेस आ रहे हो, ठीक है। तो यहां से मैं ब्राउज कर लूंगा, ऐसे फोल्डर में ना रखिएगा डेटा को जिसमें स्पेसेस आ रहे हो और सी ड्राइव पे हो और इस पे हो, ठीक है। इसको मैं करूंगा सबसे पहले ई ड्राइव, और इसमें मेरे ख्याल से वो नहीं आ रही, डिवाइसेस नहीं आ रही, ड्राइव्स नहीं आ रही। हाँ, अच्छा कोई मसला नहीं है। अच्छा ये आ रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, हम इसमें टाइप कर देते हैं, कोई बात नहीं। E:/, वो सी ड्राइव के अलावा पिक नहीं कर रहा था बात, तो हम इसमें हार्ड कोड टाइप कर देते हैं E:/, ये मैंने ड्राइव लेटर डाला MySQL डेटा, यही इसी नाम से फोल्डर बनाया ना मैंने, ये देखें ये पाथ बनाया मैंने,
ये पाथ बनाया ना, मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, कॉपी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेटर में आया, यहाँ पे जो डेटा डायरेक्टरी डिफाइन करूंगा मैं इसको कंट्रोल वी, सॉरी सॉरी, इसको मैं क्या कर लूंगा, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे कर लूंगा पेस्ट। ठीक है जी, इस तरह से पेस्ट हो गया। नेक्स्ट करेंगे। अब ये बोल रहा है टाइप एंड नेटवर्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप एंड नेटवर्किंग, यहां पर आपने डेटाबेस देखें, कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करें, चाहे माई एसक्यूएल हो, चाहे पोस्टग्रेसक्यूएल हो, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे DB2 हो, चाहे सीक्वल सर्वर हो, वो उसको दो चीजें चाहिए होती है। नंबर वन, उसको चाहिए होता पोर्ट, कि किस पोर्ट पे वो रन होगा, उसकी सर्विस, डेटाबेस की सर्विस किस पोर्ट पे चलेगी। और दूसरा उसको चाहिए होता है क्या, कि उसको एक होस्ट नेम चाहिए होता है, एक IP चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि होस्ट नेम तो हमारे पास है मौजूद, हमारे पास इस होस्ट का एक नाम तो है ना, एक IP तो है, वही IP इसको एलोकेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन हम यहाँ पर पोर्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर हम इसकी पोर्ट चेंज करना चाहें तो हम कोई भी पोर्ट रख सकते हैं, लेकिन हम अभी इसकी सब सारी पोर्ट, सब चीजें इसकी डिफॉल्ट रखेंगे। ठीक है, ओपन कर देंगे इसको विंडोज फायरवॉल पोर्ट्स के लिए फॉर नेटवर्क एक्सेस। फर्ज करें आपके विंडोज पे अगर कोई नेटवर्क की फायरवॉल लगी हुई है, तो हम इस पोर्ट को ओपन भी करवा देगा ये। ठीक है, किसके लिए, फॉर MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि जो आपके पास फायरवॉल लगी हुई होती है वो आपकी पोर्ट्स को ब्लॉक करती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा फायरवॉल से, उसमें यहाँ पे इस चेक को जब हमने ओपन किया, इसको रखा कि जो भी विंडोज की फायरवॉल होगी वो इस पोर्ट को, इन दोनों पोर्ट्स को ओपन कर देगी। ठीक है, ताकि यूजर उस इन पोर्ट्स पे कनेक्ट कर सके और डेटा की सर्विसेज को, डेटाबेस की सर्विसेज को यूज कर सके। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपने किस टाइप का डेटाबेस इंस्टॉल करना है, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए। क्या आप ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या ये कोई डेवलपमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ सोर्स कोड डेवलपमेंट करनी है, टेस्ट करना है आपने, और सिर्फ इस पर्पस के लिए कर रहे हैं, या आप किसी एंटरप्राइज सर्वर के ऊपर कोई होस्टिंग कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, या कोई डेडिकेटेड डेटा सेंटर है उसके अंदर इसको होस्ट कर रहे हैं। तो किस लेवल के सेटअप में इसको आप जो है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस वक्त हम कहेंगे, क्योंकि हम अपने पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो हम ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये पूरे डेटाबेस के पैरामीटर सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट करते हैं। फिर हम आएंगे कि इसमें अकाउंट्स कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट करें। अकाउंट, इसमें आपने सबसे पहले रूट अकाउंट देना है। तो रूट अकाउंट के लिए, यानी कि आप कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करें तो उसके अंदर आपको यूजर्स बनाने पड़ते हैं, ताकि उन यूजर्स को यूज करके, उन अकाउंट्स को यूज करके, उन यूजर अकाउंट्स को, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो आपसे यूजर अकाउंट्स बनवाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बनवाता है, एक आपका पर्सनल अकाउंट बनवाता है। इसी तरह आपने लिनक्स भी इंस्टॉल की थी, उसके अंदर उसने आपसे यूजर अकाउंट बनवाया था, रूट का यूजर बनवाया था, फिर आपने अपना पर्सनल यूजर भी बना के देखा था। तो इसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या करते हैं, जब वो इंस्टॉल होते हैं तो वो आपसे यूजर अकाउंट्स बनवाते हैं, कि उन यूजर्स को यूज करके और उन यूजर्स एंड पासवर्ड्स को उनके यूज करके आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक यूजर क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे रूट। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एक यूजर अकाउंट तो वो क्रिएट करेगा, उसका नाम रूट होगा, उसका वो आपसे इस वक्त पासवर्ड पूछ रहा है। मैं इसका सिंपल पासवर्ड रख रहा हूँ बहुत, ABC1234 5। ठीक है, ये मैंने इसका पासवर्ड रखा है, ABC1234 5, ये मैंने इसका पासवर्ड रखा है। हालांकि ये बता रहा है कि ये वीक पासवर्ड है, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आपको बता रहा है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए, कम से कम 16 कैरेक्टर का, जिसके के अंदर उर्दू इंग्लिश मिक्स करके आप मुहावरों की जबान में और स्पेशल कैरेक्टर यूज करके करें। लेकिन अभी हम क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर हम क्या कर लेते हैं कि एक मजीद यूजर भी ऐड कर सकते हैं। वो ये कह रहा है कि क्रिएट MySQL यूजर अकाउंट फॉर योर यूजर एंड एप्लीकेशन, असाइन अ रोल टू द यूजर दैट कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ प्रिविलेजेस। सही बात है, वो कह रहा है कि आप एक एडिशनल यूजर भी बना सकते हैं। एक रूट का यूजर तो क्रिएट होगा जिसका मैंने पासवर्ड ABC1234 5 रखा, लेकिन इसके अलावा भी एक मैं यूजर बना सकता हूं। मैं उस यूजर का नाम रख लेता हूं टेकवर्स। टेकवर्स आप अपने नाम से भी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक यूजर का नाम है टेकवर्स। ठीक है, इसको रोल क्या असाइन हुआ, DB एडमिन का, ये डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ठीक है, वैसे मल्टीपल रोल्स आप असाइन कर सकते हैं। आप खाली मॉनिटरिंग पर्पस के लिए भी एक यूजर बना सकते हैं, आप डेटाबेस के मैनेजर का रोल भी दे सकते हैं उसको, आप डेटाबेस के एडमिन का, ये सुपर रोल है, सुपर, जैसे कहते हैं ना, रूट यूजर जो होता है वो DB एडमिन होता है। तो अभी इस वक्त हम इसको DB एडमिन का रोल दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद सीख रहे हैं, तो हम इसको DB एडमिन, अब उसका आपसे वो पासवर्ड पूछ रहा है, हम इसको पासवर्ड दे सकते हैं ABC1234 5, फिर मैंने दिया ABC1234 5। ठीक है,
इसका भी मैंने यही पासवर्ड रखा, उसने फिर मुझे अलर्ट किया, क्योंकि ये बड़ा स्मार्ट इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है ना, साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई आपका पासवर्ड वीक है, आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम इसको लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, हम इसको ओके कर देंगे। इसने देखा टेकवर्ड्स के नाम से एक यूजर बना दिया और उसको डीबी एडमिन का रोल दे दिया, और ये हमारे पास दो यूजर है, हमारे पास दो यूजर बन गए इस वक्त, एक रूट का यूजर है, उसका पासवर्ड भी ABCD12345 है, और दूसरा है टेकवर्ड्स का यूजर, उसका भी ABC12345 है। नेक्स्ट हम करते हैं, तो बोलता है कि क्या मैं इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम को पे, क्या मैं इसको एज अ सर्विस क्रिएट करूं विंडोज की, ताकि जब भी विंडोज की मशीन स्टार्ट स्टॉप हो, मेरा लैपटॉप स्टार्ट स्टॉप हो, मुझे डेटाबेस की सर्विस को मैनुअली इंस्टॉल ना करना पड़े, मैनुअली स्टार्ट स्टॉप ना करना पड़े, बल्कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट और स्टॉप हो जाए। यही सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एज अ विंडोज सर्विस डिफाइन करवा दें, ताकि जब भी आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो, स्टॉप हो, शटडाउन हो, सुबह उठ के चलाएं, फिर बंद कर दें, फिर चलाएं, तो आपको ये वरी ना हो कि यार मैंने अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया या नहीं किया, बल्कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए एज अ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही है सारा, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। MySQL 84 के नाम से यहाँ पे विंडोज की एक सर्विस बन जाएगी जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट द MySQL सर्वर एट द स्टार्टअप टाइम, कॉन्फ़िगर MySQL सर्वर एज अ विंडोज सर्विस, ये सारी चीजें सब कुछ डिफॉल्ट रखना है आपने। नेक्स्ट करेंगे, सर्वर फाइल परमिशन, यस, ग्रांट फुल एक्सेस टू द यूजर रनिंग ऑन द विंडोज सर्विस। ठीक है, ये सारी हमने डिफॉल्ट ऑप्शन पे जाना है। नेक्स्ट करेंगे, सैंपल डेटाबेसेस क्रिएट करूं, यस, आपको MySQL का डेटाबेस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ सैंपल डेटाबेस भी देता है, ताकि आप इनिशियली उसके साथ इंटरेक्ट कर सकें, आप देख सकें कि उसके अंदर जो सैंपल डेटाबेसेस क्रिएट हुई हैं उनमें क्या डेटा मौजूद है और वो किस तरह के टेबल क्रिएट किए हुए हैं। उस पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, SQL की क्यूरीज को चलाना चाहें, डेटाबेस की क्यूरीज को रन करना चाहें, तो आप रन कर सकें। ठीक है, तो हम ये दोनों सैंपल डेटाबेसेस क्रिएट कर लेंगे, एक वर्ल्ड का है डेटाबेस और दूसरा है सकीला का। ठीक है, नेक्स्ट, अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, वो कह रहा है कि क्या मैं ये कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर दूं, तो अब आपने क्या करना है, अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन में यस, आप बोल रहे ठीक है एग्जीक्यूट करें, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने बिल्कुल सही कर दिया, अब एग्जीक्यूट करें, वन बाय वन ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में कर देगा। डेटा डायरेक्टरी बनाएगा, फिर उसकी नेटवर्किंग सेट करेगा, फिर उसके अंदर अकाउंट सेट करेगा, फिर विंडोज की सर्विस क्रिएट करेगा, सर्वर फाइल परमिशन क्रिएट करेगा, सैंपल डेटाबेसेस क्रिएट करेगा, एंड देन फाइनली आपको वो पूरा सेटअप करके MySQL डेटाबेस का दे देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट। इसमें एक एहतियात जो है ना, अभी से सब लोग सुन लें, जब भी वो कंप्यूटर सेलेक्ट करना है ना आपने, कि डेवलपर कंप्यूटर है ये या सर्वर कंप्यूटर है या इस तरह से, तो उसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने कि डेवलपर वाला ही सेलेक्ट करें, सही है, जो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ऑप्शन आ रहा था, तो ताकि जो सर्वर है ना आपका, लैपटॉप सर्वर ना बन जाए, सॉरी डेटाबेस ना बन जाए, इस तरह से थोड़ा सा एहतियात रखनी है आपने। सही है, डेवलपमेंट शाहबुद्दीन ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है और बताया है, वाकई ये पॉइंट मैंने से मिस किया। देखिए, डेवलपमेंट कंप्यूटर जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो मेमोरी और प्रोसेसिंग कंप्यूटेशन जो है ना, वो आपकी उतनी मिनिमम ही लेगा, बस वो डेवलपमेंट के हिसाब से सिर्फ आपसे प्रोसेसिंग और मेमोरी को कंज्यूम करेगा। अगर आपने सर्वर सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो मेमोरी भी उसी हिसाब से आपकी कंज्यूम करेगा, फिर आप बोलेंगे सर ये तो बहुत हैवी हो गया, मेरा लैपटॉप स्लो हो गया, तो ये ना कीजिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, थैंक यू साहब। अच्छा, ये पैच रिमूव कर दे सर, किसी ने यहाँ पे पैच लगाया है। ओके, ये पैच लगा है, ये रिमूव कैसे होगा? इसके ऊपर राइट क्लिक करें, मेरे ख्याल से राइट क्लिक से हो जाएगा, या यहाँ पे पेंसिल जो है इससे भाई किसी ने अगर लगाया वो खुद ही मिटा दे यार। अच्छा 1 सेकंड हो गया, होस्ट कर सकता है सर, होस्ट कर सकता है। सही जी, अच्छा जी, हाँ हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब हमने ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो गई, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, द कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीजर हैज बीन कंप्लीटेड, सब कुछ फिनिश फाइन हो गया, आप इसको फिनिश कर सकते हैं। अब आपका फिनिश हो गया, आपका MySQL का सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल हो गया, एज अ विंडोज सर्विस डिफाइन हो गया। कैसे विंडोज सर्विस डिफाइन हो गया, अगर आप ये देखना चाहें तो कंट्रोल पैनल में आकर, बल्कि सर्विसेज में लिखें, जैसे आप सर्विसेज में लिखेंगे विंडोज की, तो सर्विसेज यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए MySQL के नाम से M प्रेस करेंगे तो ये MySQL का यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा, दिस इज द सर्विस दैट इज रनिंग। आगे इसी नाम से सर्विस बनाई थी ना आपने, MySQL 84 के नाम से, देखें वो रनिंग मोड में आएगी और ऑटोमेटिक सेट हो गई। जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली MySQL सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, इसको बंद कर दें। अब हम आ जाते हैं वर्क बेंच। मैंने बताया था दूसरा हमने फिर टूल इंस्टॉल करना है। टूल क्या करेगा, वो आपको MySQL के साथ इंटरेक्शन देगा, MySQL के साथ कनेक्ट करवाएगा, उसमें टेबल क्रिएट करने होंगे, उसको विजुअलाइज फॉर्म में उसमें डेटा को देखना होगा।
अभी तो हमें डेटाबेस कहीं नजर नहीं आ रही, इंस्टॉल तो हुई, एक सर्विस नजर आ रही है ना, लेकिन इसको एक विजुअल फॉर्म में देखने के लिए हमें ये टूल इंस्टॉल करना पड़ता है MySQL वर्कबेंच के नाम से। इस पर डबल क्लिक कर देंगे, सिंपल, रन करें इसको, नेक्स्ट प्रेस कर दें, ठीक है। इसको आप सी पे ही कर लें, कोई मसला नहीं है, इसका मसला नहीं है। कंप्लीट इंस्टॉल करें, बिल्कुल कंप्लीट इंस्टॉल करें, ठीक है, इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल होना चाहिए, यस प्रेस कर दें। हमने दो सैंपल डेटाबेसेस भी क्रिएट किए MySQL के अंदर, एक का नाम सिटी है और एक का नाम वर्ल्ड है, और एक का नाम क्या नाम था, सकीला। दुनिया में सबसे ज्यादा इस वक्त जो है ना सिंपल वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज होने वाले डेटाबेस ये MySQL है। लॉन्च, सही है, बिल्कुल लॉन्च कर दें वर्क बेंच को, अभी देखें आपके सामने वर्क बेंच ओपन हो जाएगा। ये वर्क बेंच MySQL वर्क बेंच का सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको MySQL का डेटाबेस जो अभी आपने इससे पहले अभी अभी सारा इंस्टॉल किया और क्रिएट किया उससे कनेक्ट करवा देगा। देखें इस पे, ये देखें वो ये आ रहा है, इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि आपके पास एक MySQL का डेटाबेस चल रहा है इंस्टेंस, उसमें रूट का यूजर है उसकी, और जिस पोर्ट पे वो चल रहा है उसकी पोर्ट क्या है, 3306 है। ये भी इसने खुद डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे वो यूजर नेम पासवर्ड देंगे जो आपने, जिससे आपने कनेक्ट करवाना है इस इंस्टेंस को। जैसे मैं क्लिक करूं, यहाँ पर हो सकता है आपके पास दो तीन इंस्टेंस चल रहे हो MySQL के दो तीन सॉफ्टवेयर चल रहे हो, तो हमें तो जो हमारे पास चल रहा है लोकल वो ये है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो बोलेगा भाई इसका यूजर आईडी पासवर्ड दो मुझे, क्योंकि इस पे यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू मैं आपको एक्सेस दूंगा इस डेटाबेस सर्वर पे, ये प्रोटेक्शन लगी हुई है इस पे। तो हमने इसमें एक यूजर, याद होगा, एक यूजर क्रिएट किया था रूट का और एक यूजर क्रिएट करते किया था टेकवर्स का। तो अभी हम रूट का यूजर से जाएंगे और उसमें पासवर्ड देंगे ABC1234 5, और ये कह देंगे भाई हमारा पासवर्ड याद कर लेना, ठीक है। ओके, ओके किया, और इसने देखें मुझे MySQL के डेटाबेस से कनेक्ट करवा दिया, और ये मेरे पास प्रॉम्प्ट पूरा स्क्रीन आ गया MySQL की, ठीक है। इसमें मैं कहां जाऊंगा भाईजान, इसमें मैं जाऊंगा जहां पर के जो मेरी डेटाबेसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। मेरी डेटाबेसेस कहां है, ये स्कीमास कहा जाता है डेटाबेसेस को। इसमें मेरे पास दो डेटाबेसेस थी ना, एक सकीला के नाम से थी, यही थी ना दो डेटाबेसेस, एक सकीला के नाम से थी और एक थी वर्ल्ड के नाम से, ठीक है। तो ये देखिए वर्ल्ड के नाम से आ गई। वर्ल्ड के नाम से जो डेटाबेस इसने क्रिएट की है उसके अंदर उसने कितने टेबल बनाए, एक सिटी के नाम से टेबल बनाए, कंट्री के नाम से बनाए, और एक कंट्री लैंग्वेजेस के नाम से टेबल बनाए। अब अगर मैं फर्ज करें सिटी के नाम पे से जो टेबल बनाए, टेबल के अंदर क्या होता है, आपका सारा डेटा स्टोर होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। अगर मैं सिटी के टेबल्स में से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं एसक्यूएल की क्यूरी लिखूंगा, इसको कहते हैं एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज लिखूंगा, जो कि डेटाबेस की लैंग्वेज कहलाती है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिटी, पहले इसको मैं सिलेक्ट करूंगा डबल क्लिक करके, इसको सिलेक्ट करूंगा, जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा देखें ये बोल्ड ब्लैक हो जाएगा। जब ये बोल्ड ब्लैक हो गया इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया कि मैं इस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। इस वक्त मेरे पास दो डेटाबेसेस हैं, तीन है, एक सिस की है, सिस की बाय डिफॉल्ट है, उसको छोड़ दें। जो सैंपल डेटाबेसेस हैं वो दो हैं, एक सकीला है और दूसरी वर्ल्ड है। तो मैं वर्ल्ड की डेटाबेस से बात करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इस पर डबल क्लिक करके इसको बोल्ड कर लिया, ये सिलेक्ट हो गई। अब मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिटी, यानी कि इस टेबल को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं कि इसमें क्या डेटा स्टोर है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इस क्यू को एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा देखें सिटी का सारा डेटा आ गया मेरे पास, जो भी सिटी के टेबल में डेटा था वो सारा मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ये आ गया, ठीक है। काबुल आ गया, ये देख रहे हैं सारा डेटा, इसमें ये सारे कॉलम्स है, इस टेबल के कॉलम, सिटी के टेबल के कॉलम क्या है, आईडी का कॉलम है, नेम का कॉलम है, कंट्री कोड का कॉलम है, डिस्ट्रिक्ट का कॉलम है, पॉपुलेशन का कॉलम है, ठीक है। ये सारा सिटी से रिलेटेड डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये वर्क बेंच एक टूल है जिसके थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं MySQL के, जिसका नाम सिटी था, उससे आप वर्ल्ड से कनेक्ट कर लिया, आप सकीला से भी कर सकते हैं, और उसके अंदर स्टोर डेटा को देखने के लिए आप उनके टेबल को इस तरीके से क्यूरी करके उसको, उसके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने रिट्रीव किया। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज, डेटाबेस की लैंग्वेज है, इसको क्या कहा जाता है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये डेटाबेस की लैंग्वेज है, ठीक है। यानी अगर आपने डेटाबेस से बात करनी है, चाहे वो पोस्टग्रेसक्यूएल हो, चाहे MySQL हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे DB2 हो, चाहे आपका SQL सर्वर हो, आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटाबेस से बात करने के लिए ये स्टैंडर्ड तय है कि भाई आपको एसक्यूएल आनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। अभी आपको शहाबुद्दीन इसमें मजीद गाइड कर देंगे। जी साहब। यस सर।
तो सर ने अभी तक यहाँ बताया कि आप लोग वर्क बेंच पे किस तरह से विजुअली काम कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, यही से ठीक है। यहाँ पे ही फॉर्म एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा वगैरह ऐड वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ हमारे पास हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर थ्रू हार्ड कोडिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है वो चीज, और अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वो डेटा किस तरह रिट्रीव करेंगे। यहाँ पे तो डेटा है, लेकिन अगर हमें वो कोड के अंदर चाहिए वो डेटा, ठीक है, प्रोडक्ट डेटा चाहिए, या हमें इस तरह से स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया, या हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, या कुछ भी इस तरह से हमने कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें डेटा किस तरह से आएगा, तो वो डेटाबेस से हम रिट्रीव करेंगे, वीएस कोड के अंदर लेके आएंगे। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर ने तो ये बता दिया, सेटअप कर दिया। इसके अलावा जो है ना, अगर हम लोकली सीएमडी के अंदर ये रन करना चाह रहे हैं, तो फिर हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर इसका जो बिन की फाइल है, जहाँ पे इस MySQL की, जहाँ पे हमने इसको डाउनलोड किया है, उसकी पाथ दे देंगे तो हमारे पास एक्सेसिबल हो जाएगा सीएमडी के अंदर भी। तो फिर आप अपने लोकल कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी ये रन कर सकते हैं, आप वहां से भी। चाहे जी मैं स्टॉप करूं, अपनी स्क्रीन को स्टॉप करूं ताकि आप दिखा सकें इनको, अगर दिखा जी सकें। जी, श्योर श्योर, हाँ ऐसा ऐसा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, सो यहाँ पर मैंने अपने पास एसक्यूएल डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, और मैं यहाँ पे सी में आऊंगा। थोड़ी सी बुरी प्रैक्टिस कर दी है मैंने, लेकिन एनीवे, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ पे मेरे पास ही MySQL लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जब जूम हो सके, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे पास MySQL ले रहा, ठीक है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। MySQL के अंदर आपको ये दिखेगा, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, सर्वर, ठीक है। सर्वर पे मैंने क्लिक किया, इसके अंदर ये बिन की फाइल है, यहाँ पे आप आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जो लोकेशन है, ये आपको क्या करनी है, कॉपी करनी है। अब नॉर्मली जब भी आपको इसके कमांड एग्जीक्यूट करने होंगे, बार बार आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आपको ये फाइल कॉपी करनी है, ठीक है। जहां पे भी आपने इसको इंस्टॉल कर रखा है, वहां पे जाके उसकी बिन की फाइल की जो पाथ है ना, वो बस वहां से फेच करना है। मैंने सी में किया था, इसलिए मैं सी में आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब सीएम, यहाँ पे आप आए सर्च के अंदर, यहाँ पे बस लिखे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एनवी लिखेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एडवांस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है कि सिस्टम वेरिएबल्स, और इसके अंदर यहाँ पे पाथ्स लिखा हुआ है। अब पाथ्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये आ गए सारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने पहले से ऐड कर रखा है इसको, तो आप भी यहाँ पे सिंपली इसको क्या करना है, मैं अगर दिखाऊं आपको, यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, इस न्यू पे क्लिक करना है और वो वहां पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहीं पे। तो क्या क्या हो जाएगा, इससे सेव कर देना है, ओके कर देना है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और फिर ओके कर देना है, और इसको भी ओके कर देना है, तो सेटअप हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप अपना लोकल सीएमडी जब खोलेंगे, तो इस लोकल सीएमडी के अंदर भी आप अपना क्या रन कर सकते हैं, एसक्यूएल रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई एसक्यूएल, ठीक है, स्पेस और डैश यूजर स्पेस रूट, ठीक है, यूजर मेरा रूट है, और फिर स्पेस डैश पी, तो पासवर्ड, ठीक है, और एंटर करूंगा तो ये देखें कह रहा है कि पासवर्ड एंटर करो। अब मैंने पहले से सेटअप कर रखा है, जिस तरह से सर ने आपको दिखाया, अपना पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं, और यूजर नॉर्मली रूट, या मैं रूट यूज कर रहा हूँ, तो अपना पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। तो अब देखें क्या कह रहा है, वेलकम टू द MySQL मॉनिटर, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब ये देखें MySQL लिखा हुआ आ गया, पहले MySQL नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं बता सकता हूँ कि मेरे डेटाबेस शो करो, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल में हम लिखते हैं शो डेटा बेसिस, ठीक है, और सेमीकोलन। अब मैं एंटर करूंगा तो ये जितने मेरे पास डेटा बेसिस बने हुए हैं मेरे, तो वो मुझे ये शो कर रहा है, ठीक है। अब एक जगह तो आपने देख लिया कि वर्क बेंच के अंदर हम देख रहे थे कि हमारे पास स्कीमास बनी हुई थी, सर ने जैसे दिखाया विजुअली, वो जगह थोड़ी सी आसान थी क्योंकि उसका इंटरफेस था, ग्राफिक अपना इंटरफेस प्यारा सा बना हुआ था उसका, ठीक है। यहाँ पे क्या सीएमडी बेस्ड आपको दिख रहा है। सो नॉर्मली आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, यहीं पर रहते हुए आप डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, यहीं पर आप डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, और सारे क्रूड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, रीड अपडेट डिलीट, ठीक है, और क्रिएट, ये सारे आप यही पे कर सकते हैं। तो इजी है। दूसरा तरीका हम क्या है कि हम अपने वीएस कोड में क्रिएट करेंगे, अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, सही है। तो मैं सीएमडी से बोर नहीं करूंगा, थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे उसको। कनेक्टिविटी टाइपस्क्रिप्ट के साथ अब स्टार्ट हो गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका नाम टाइपस्क्रिप्ट,
डैश डेटा बेस, सिंपली ये मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट डैश डेटाबेस। अब इसको मैं ओपन विद VS कोड कर लेता हूँ, ठीक है, आप ही के सामने मैं फ्रेश कर रहा हूँ ताकि आप सब आपको समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, सो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी फाइल आ चुकी है। अब इसके अंदर मैं कंट्रोल J दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास इसका टर्मिनल खुल जाएगा, जो इसी फोल्डर के अंदर लोकली खुलेगा। सही है, कमांड प्रॉम्प्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अब हमें कुछ चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, अगर आपके पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं है तो टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लें, ठीक है, ग्लोबली, यहाँ पे नहीं, लोकली नहीं। और नोड जैसे अगर आपके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर लें, जो कि ऑफ कोर्स टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस सबके पास होगा। तो ये चीजें आपको सेटअप करनी है पहले, ठीक है, नोड जेएस एंड टाइपस्क्रिप्ट ये सब कर लेना है। अब यहाँ पे पहले हमें पैकेज इंस्टॉल करना है, कौन सा वाला, कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो कि क्रोड ऑपरेशन था, इसके अंदर एक कमांड है ये वाली, npm install mysql2, ठीक है। तो हमें ये कमांड यहाँ पे रन करनी है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, सॉरी नॉट दिस वन, ये मैं यहीं पे रखूंगा बाद में ताकि आपको मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इनको देख लें, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेसेस इतना ही है, ठीक है। जब हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो यहीं पे शो होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, npm install mysql2, ठीक है, और इंटर कर देता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं ताकि आपको सबको दिखे कि क्या हो रहा है हमारे पास। तो अब हमारे पास MySQL के पैकेजेस वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे, सही है, जिनको हम यूज करेंगे अभी, जिनकी मदद से हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे। बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या हो गया, नोड मॉड्यूल्स आ गए हैं और पैकेज जेसन और पैकेज लॉग जेसन आ गया, ठीक है। तो अब सेकेंडली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब टाइपस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे हम लोग वो इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, TSC स्पेस डैश डैश इनिट, ताकि टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िग फाइल हमारे पास आ जाए एक। तो ts config json आ गई हमारे पास, जिससे हम टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट जब हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद npm init dash y तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है भाई, तो ठीक है, देख लेते हैं हमारे पास npm init dash y, तो ऑलरेडी एक फाइल है, इसी के अंदर डिपेंडेंसीज वगैरह इसकी ऐड हो जाएंगी ताकि हम मॉड्यूल सेट कर सके यहाँ पे। तो सही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा डिपेंडेंसीज दिखा रहा है, सही है। पहले हमने ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड करी, इस वजह से डिपेंडेंसीज टॉप में दिखा रहा है, नहीं तो यूजुअली यहाँ पे एंड में दिखाता है। तो हमारे पास क्या है, MySQL की डिपेंडेंसी आ चुकी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है यहाँ पे, मेन इंडेक्स डॉट जेएस है, क्योंकि अभी तक हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनी नहीं, तो इसीलिए इंडेक्स डॉट जेएस दिखा रहा है। तो हम इसको चेंज करके अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के मुताबिक बना सकते हैं। एनीवे यहाँ पे मैं टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूँ। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इंडेक्स डॉट टीएससी कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा चेंजेस ना करने पड़े। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देता हूँ। टर्मिनल को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। तो 2016 पे सेट है, ES6, तो हम इसको क्या करेंगे, ES नेक्स्ट कर सकते हैं, सही है, जो भी नेक्स्ट वर्जन ऑफ ECMAScript है और लेटेस्ट वर्जन। और यहाँ पे मॉड्यूल हमारे पास कॉमन जेएस लिखा हुआ था, अब कॉमन जेएस नहीं चाहिए, हमें नोड नेक्स्ट चाहिए, कि नोड नेक्स्ट का जो भी हमारे पास लेटेस्ट मॉड्यूल आएगा उस पर सेट कर देते हैं। एंड मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी हमारे पास नोड नेक्स्ट सेट कर देंगे हम, ठीक है, तो नोड नेक्स्ट हो जाएगी हमारे पास। दीज आर कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं। उसके अलावा बाकी सारे कमेंटेड आउट है, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जब आपकी नीड हो, ठीक है, नॉर्मली हम उनको नहीं छेड़ते। अच्छा जी, नाउ बैक टू टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। अब हम टाइपस्क्रिप्ट में आ चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंपोर्ट करना है MySQL, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट MySQL2 फ्रॉम, ठीक है, या मैं यहाँ पे डिफॉल्ट का इस पे यूज कर सकता हूँ MySQL2, सजेशन यहाँ पे दिखा रहा है MySQL2 फ्रॉम, अच्छा, अब इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, MySQL2/promise, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये इंपोर्ट होगा। अच्छा जी, अब हमने MySQL को इंपोर्ट कर दिया है। अब इसके बाद इसको यूज करना है। इसके अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करेंगे। सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं स्लाइड्स के अंदर आऊं तो यहाँ पे स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास क्या था। हमने ये चीजें बताई थी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखें हमारे पास, हमने पहले क्या करना है,
कि यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, ठीक है, डेटाबेस के साथ। डेटाबेस फिलहाल हमने कनेक्ट नहीं किया अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो हमने पहले प्रोजेक्ट के साथ कनेक्शन क्या करना है, बनाना है, क्रिएट करना है। उसके बाद हमें जो अपना काम करना होगा वो हमें काम करना है और फिर उस कनेक्शन को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग ऑफ द कनेक्शन एंड ओपनिंग ऑफ द कनेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनेक्शन तो हम बनाएंगे, उसी के बाद हम डेटाबेस को यूज कर सकेंगे ना। अभी फिलहाल के लिए हमारा डेटाबेस क्या है, क्लोज्ड है। सो यहाँ पे हम लोग आएंगे और मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एसिंक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। लेट्स क्रिएट एसिंक फंक्शन, एसिंक, ठीक है। और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखूंगा और इस फंक्शन का हमारे पास कुछ नाम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक चीज कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट डीबी या डेटाबेस कर लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस शॉर्ट फॉर्म डीबी होता है। अच्छा, और राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट्स। तो हमारे पास एक फंक्शन बन गया है, एसिंक फंक्शन, ठीक है। ये एसिंक्रोनस परफॉर्म करेगा, अंदर जो टास्क होगा वो एसिंक्रोनस होगा, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस के साथ। सो हम करेंगे लेट कनेक्शन, ठीक है, स्पेलिंग इज राइट, कनेक्शन इज इक्वल टू await MySQL टू डॉट क्रिएट कनेक्शन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कनेक्शन क्या कर दिया, बना दिया है। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें आएंगी, हमें किस जगह के साथ कनेक्ट करना है, कौन से डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करना है। अब एक डेटाबेस हमने लोकली बनाना है, ठीक है, तो उसके साथ इसका कनेक्शन हमें बनाना है, सही है। तो हमारे पास क्या करना है, हमें यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर देता हूँ कि एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन किस तरह से, पहले हमारे पास यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ चीजें आएंगी। होस्ट आएगा पहले कि होस्ट कौन सा है, तो हमारे पास होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट। सेकेंडली हमारे पास क्या चीज है, इसके अंदर यूजर आएगा। तो यूजर हमारा कौन है, यूजर हमारा रूट है, तो हम रूट कर देंगे, मेरा रूट है, ठीक है। आप लोगों का भी रूट के अलावा अगर आप अपना बनाए तो फिर यहाँ पे रूट नहीं आएगा, फिर कुछ और आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड हमारे पास पासवर्ड आएगा, ठीक है। अब पासवर्ड मैंने अपने डेटाबेस का कौन सा पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये डेटाबेस का पासवर्ड है। आई होप द एडिटर जस्ट ब्लर्स इट आउट तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा और एंड में मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेटाबेस आएगा और इसका डेटाबेस नाम लिखना है। अब फिलहाल के लिए मेरे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है, आई हैव नथिंग, ठीक है। अब डेटाबेस हमें बनाना होगा, ठीक है। जो डेटाबेस हम बनाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पे नाम आएगा उसका। तो फिलहाल के लिए मेरे पास अगर प्री एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ठीक है, इनमें से किसी एक के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास टेक्वर्स डीबी है यहाँ पे, मेरे अपने नाम से मैंने बनाया है, उसके अलावा मैंने माई फर्स्ट डेटाबेस बनाया है। तो इस तरह से मैं इनमें से एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ और एक अपना भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपना क्रिएट करना बहुत ही आसान है। मैं सिंपल जो क्वेरी है वो रन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा CMD के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्वेरीज मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा किस तरह से, लेकिन यहाँ पे अगर मैं क्रिएट करूंगा ज्यादा इजी रहेगा, जस्ट टू शो यू गाइस, ठीक है। अब इसको देखें, यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट डेटा बेस, ठीक है। और यहाँ पर इस डेटाबेस का मेरे पास कुछ नाम होगा। वो नाम क्या हो सकता है, मिसाल के तौर पे मैं लिखूंगा अवर डीबी, ठीक है। अवर डीबी का मतलब डेटाबेस है, अगर पूरा लिख दें कोई हर्ज नहीं है इसमें, डेटाबेस, ठीक है, अवर डेटाबेस। और इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड 0.08 सेकेंड्स, ठीक है। इसमें डेटाबेस बन गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, ठीक है। हमारा अवर डेटाबेस इसमें मौजूद नहीं है। तो अब अगेन अगर मैं ये कमांड रन करूंगा शो डेटाबेसेस की और एंटर करूंगा, तो इसमें हमारे पास हमारा डेटाबेस शो हो जाना चाहिए। क्या है, अवर डेटाबेस, ठीक है। हमारा डेटाबेस हमारे पास शो हो गया, मतलब एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब जब डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो हम इस डेटाबेस का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और पासवर्ड ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। जिस तरह से सर वर्कबेंच के अंदर पासवर्ड दे रहे थे, वैसे हमें यहाँ पे भी एक्सेस डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, हम पासवर्ड देंगे तभी जाके हमें वो एक्सेस देगा। कौन से, यूजर रूट के अंदर, और लोकल होस्ट हमने होस्ट दे दिया है और पासवर्ड ये हो गया, तो हमें एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन फिर
कौन से डेटाबेस के अंदर मिलेगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए डेटाबेस हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं और एक यहाँ पे मैंने वहां से बना के यहाँ पे लेकर आ गया ताकि थोड़ी सी ईज हो, सही है। अच्छा जी, तो अवर अंडरस्कोर डेटा बेस, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लिखनी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये तो हो गया, इससे दूर रहना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपने कंसिडर नहीं करना। और और यहाँ शहाब, पे इस ऑब्जेक्ट का पर्पस भी बता दें कि ये जो शहाब ने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया आपके सामने, ये है वो बेसिकली मेन ऑब्जेक्ट जो कि क्या करेगा, आपको डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो लेट कनेक्शन है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट पॉपुलेट करेगा ये मेथड। अब वेट, जी, फिर उस कनेक्शन के ऊपर आपने काम करना है जी। अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, उस कनेक्शन को वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, अवेट हमारे पास कनेक्शन डॉट, हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है एग्जीक्यूट, ठीक है, पिछली बार नहीं आ रहा था। तो इस एग्जीक्यूट के अंदर हमारे पास असल में जाएगा क्या, ये हमारे पास जो है इसके अंदर हम एक क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेरीज हमारे पास सर ने जिस तरह से कहा कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सर के पास पूरा टेबल मौजूद था, तो कॉलम्स एंड रोज के हमारे पास एक टेबल क्रिएट था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड लिखता हूँ, क्रिएट टेबल, ठीक है। तो लेट्स सी, क्रिएट टेबल, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास है कि हम टेबल क्रिएट करें डायरेक्टली, और दूसरा हमारे पास है कि उसके ऊपर हम इफ की एक कंडीशन इसके अंदर हमारे पास होती है, इफ नॉट एग्जिस्ट। तो अगर हमारे पास हम इस तरह से लिखें, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से ये हमारे पास चेक करेगा कि जो हम टेबल बना रहे हैं अगर वो पहले से मौजूद नहीं है तो ये टेबल बन जाएगा, सही है, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से। अच्छा, और ये हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसके अंदर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट क्वेरी, क्वेरी नाम दे दें इसको, या क्रिएट टेबल क्वेरी इज इक्वल टू कर दें, और इसको मैं बैकटिक्स के अंदर बंद करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया हमारे पास अब, ठीक है। एग्जिस्ट असल में कमांड ये रहा, एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसके अंदर अब हमें लिखना है कि किस तरीके से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले टेबल का नाम देना होगा, टेबल का कोई सा भी नाम हमारे पास हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमारे पास क्या होगा कि हम उनको आईडी देंगे, ठीक है, और उनको नेम और ईमेल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स इसका नाम हो जाएगा इस टेबल का, और अब इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ, इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, आईडी आ जाएगी, ठीक है। आईडी हमारे पास क्या होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये आईडी है ना, ये जैसे जैसे कॉलम्स बनते जाएंगे हमारे पास ये जो आईडी है ये इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो हर आईडी हमारे पास क्या होती है, यूनिक होती है हर एक टेबल के अंदर, ठीक है। और इसी आईडी से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिक रोज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी की भी होती है एक टेबल की, ठीक है। तो यहां से भी हम ले सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी की, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, सो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ठीक है, इसके अंदर हमें नेम और ईमेल ऐड करना है कि जो जो चीजें आपने ऐड करनी, मिसाल के स्टूडेंट नेम है, एज है, ईमेल है, या उसका रोल नंबर है, कुछ भी ऐड करना है तो वो हम ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो कर लेंगे, ठीक है। सो क्रिएट करते हैं, लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे भूल गया, हमारे पास जो आईडी है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, तो इसको हमें नहीं भूलना, सही है। और यहाँ पर आईडी हमारे पास नंबर फॉर्म में होगी, इंटीजर होगी, तो यहाँ पे इंटीजर लिखना है। अच्छा, कॉमा लगा दूंगा, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नेम आ जाएगा, ठीक है। और नेम के आगे हमें एक्सप्लेन करना है, var4 में यहाँ पे लिख दूंगा, var कैरेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा कि जो नेम होगा वो कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। अब वार कैरेक्टर्स हमारे पास क्या होता है कि ये एक्सप्लेन करता है हमारे पास कि कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए एक नाम। तो यहाँ पे मैं एक एस्टिमेट लगा सकता हूँ, मिसाल के तौर पे 100 कैरेक्टर्स का हमारे पास नाम हो सकता है, ठीक है।
तो varchar की एक हमारे पास खासियत क्या होती है कि ये जितनी जगह 100 कैरेक्टर्स की हम इसको दे देते हैं ना, तो ये उतनी नहीं घेरता, बल्कि जितना नाम इसको मिलता है ना, तो ये उतनी जगह घेर लेता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इसको 100 कैरेक्टर्स का मैंने दे दिया कि 100 कैरेक्टर्स इसका नाम लॉन्ग हो सकता है, जितना मैं स्टूडेंट का नाम लिखूंगा, जो कि बजाय होता नहीं है। तो वारचार हमारे पास क्या कर रहा है, थोड़ी सी अच्छी चीज है, मेमोरी एफिशिएंट होता है, ठीक है, कि 100 कैरेक्टर्स के लिए हमने इसको स्पेस दे दिया, लेकिन ये 100 कैरेक्टर्स की स्पेस नहीं लेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जितना नाम होगा उतनी स्पेस ले लेगा, बाकी स्पेस हमारे पास बच जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास उसके अलावा क्या होता है, कैरेक्टर होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या करता है, इसको अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया ना कि 100 कैरेक्टर्स तुम्हारी स्पेस होगी, तो ये क्या करेगा, 100 कैरेक्टर स्पेस ही ले लेगा, और ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। और जितनी स्पेस बचेगी वो इसको पैडिंग स्पेस मिल जाएगी, लाइक ये पूरी जगह घेर लेगा, चाहे इसका नाम हमारे पास 3 कैरेक्टर के अंदर ही क्यों ना हो, 10 कैरेक्टर के अंदर क्यों ना हो, लेकिन ये स्पेस 100 की ही घेरेगा। तो ये थोड़ा सा मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम वारचार यूज करते हैं और कैरेक्टर भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं ईमेल, ठीक है, या स्टूडेंट का रोल नंबर आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नेम और ईमेल कर रहे हैं, और इसको भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ बार 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 100 कैरेक्टर्स का हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास अब क्वेरी आ चुकी है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, हमारे पास क्वेरी है। अच्छा, ये जो मैंने बैकटिक लगाया है, ये हमारे पास क्या है, इसको स्ट्रिंगिफाई करने के लिए, ठीक है, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने यूज किया है, बिकॉज हमारे पास क्वेरी जो है वो किसी वेरिएबल के अंदर मुझे स्टोर करनी थी और स्ट्रिंग फॉर्म में यूज करनी थी, अदरवाइज द प्रोग्राम विल थिंक दिस इज व्हाट, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, तो वो पहचानता नहीं है। अच्छा जी, अब इस क्वेरी को जो हमारे पास ये स्टोर हो गया है, ठीक है, ये इसके अंदर सही, इस क्वेरी को हम उठाएंगे और एग्जीक्यूट के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या करना है हमें, कि इस कनेक्शन को जो हमने बनाया था इसको हमें बंद भी करना है, क्योंकि आपने जो काम कर लिया वो तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी आपका डेटाबेस ओपन है, तो इससे क्या होगा कि आपका डेटाबेस जब तक ओपन रहेगा आपकी मेमोरी जो है वो यूज होती रहेगी, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में वो यूज हो रहा होगा, उसके अलावा जितने यूजर्स आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो उसमें ऐड होता जाएगा, तो परफॉर्मेंस का भी इशू आता है इसमें। तो जो डेटाबेस होता है उसको हमेशा के लिए खुला नहीं रखना पड़ता, आपने जो काम उसमें करना है थोड़ी देर के लिए खोलें, वो काम कर दें, क्वेरी एग्जीक्यूट कर लें, जितना उसमें चेंजेस करने, फिर वो कनेक्शन आप बंद कर दें, ताकि अगर आप दूसरी जगह पे काम करें, दूसरे डेटाबेस अपने दूसरे यूजर पे, तो वो जगह ना घेरे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वो भी ऐड कर देते हैं, कंसोल लॉग, ठीक है। कंसोल लॉग क्या करेंगे कि सक्सेसफुली क्रिएटेड अ टेबल, तो सक्सेसफुली क्रिएटेड अ टेबल, ठीक है, हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया है। अच्छा जी, उस टेबल में हमारे पास क्या है, नेम और ईमेल है, और उस टेबल का नाम हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स नाम है उसका, ठीक है। अच्छा जी, उसकी आईडी भी होगी इंक्रीमेंट, तो 1 और 2 उसकी आईडी होगी, बस इतना ही है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, कनेक्शन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे अवेट कनेक्शन डॉट एंड कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास ये एंड हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे अवेट क्यों यूज कर रहा हूँ, ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, देखें इसके अंदर जो ये मेरे पास फंक्शन रन हो रहा है ना, ये एग्जीक्यूट क्वेरी वाला और ये जो एंड वाला है, अगर मैं अवेट यूज नहीं करूंगा ना, तो ये सारे एक साथ रन हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इन सबको वेट कराना है कि यार पहले एक चीज मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, पहले मेरे पास क्या हो जाए, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पे क्वेरी जो मैंने बनाई है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और उसके बाद जाके कनेक्शन एंड हो जाए, ठीक है, ताकि सारे काम परफॉर्म हो जाए लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से, और फिर मेरे पास मैं बाकी काम कर सकता हूँ। अच्छा, अब एज यूजुअल हम लोग जो कोड लिखते हैं उसके अंदर थोड़ी सी सिक्योरिटी ऐड करना जरूरी होती है, ट्राई कैच, ताकि हमारे पास अगर कोई एरर है ना, तो उन एरर्स को भी हम कैच कर पाए। तो यहाँ पे ये तो हमारे पास हो गया, लेकिन अगर इसके अंदर एरर आ गया तो हम कैसे कैच करेंगे उस एरर को, ठीक है, उसको भी तो आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे तो हम कोड के अंदर तो कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोड के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें कंसोल में रिजल्ट देखने होंगे कि हमारे पास हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई कैच मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई करो इस कोड को, अगर इसके अंदर कोई मसला हुआ, ठीक है, तो कैच कर लेना वो एरर, तो यहाँ पे मैं कैच कर लेता हूँ उस एरर को, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर में एरर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कंसोल लॉग में हमारे पास क्या आएगा, कंसोल डॉट एरर आ जाएगा, ठीक है, कंसोल डॉट एरर आ गया।
और इसके अंदर हम शो कर देंगे tactics and error occurred। सही है, बड़ा कर देते हैं। while creating टेबल, ठीक है, ये हमारे पास हमारा एरर हो जाएगा। उसके अलावा फिर यहाँ पे हम इस एरर पैरामीटर को भी यूज करेंगे, तो एरर भी हम पेस्ट कर देंगे ताकि थोड़ी सी डिटेल्स हमें मिल जाए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक भी आ गया है। सो अब हमारे पास जो पूरा फंक्शन है वो बन गया है, बस एक्सेप्ट वन थिंग कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्रिएट टेबल करना है हमें। एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ, सॉरी एग्जीक्यूट करना है इस फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट टेबल फंक्शन जो है उसको मैं कॉल कर दूंगा फंक्शन से बाहर, तो हमारे पास ये कॉल हो गया। अच्छा, अब एक चीज रहती है, इसको हमें रन करना है एज यूजुअल, जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं tsc एंड नोड, ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है, हमारे पास रन होगा और नोड की कमांड से ये फाइल रन हो जाएगी। तो app.js हमारे पास हो जाएगा। तो मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और अब हमारे पास हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अगर क्वेरी में कोई मिस्टेक हुई तो हमें कैश कर देगा क्वेरी गलत है, नहीं हुई तो हमें क्या करेगा, सक्सेसफुली क्रिएटेड आवर टेबल। तो मतलब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं आया। अच्छा जी, अब जब हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया है तो इस टेबल का जो डेटा है वो भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इस टेबल का डेटा हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसी टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम क्रिएट कर शो कर सकते हैं। सही है, जिस तरह से हमने ये फंक्शन क्रिएट किया ना कि क्रिएट टेबल, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, शो टेबल डेटा, या इस तरह से कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, वो हमारे पास क्या करेगा, टेबल का डेटा शो करेगा। सही, तो वो हमारे पास ये टास्क परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल सीएमडी के अंदर मैं आप लोगों को शो करा देता हूँ, लेट मी शो यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास सीएमडी जो है मैं इसको शो करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, कमांड है, ठीक है। तो रीड करने के लिए मेरे पास जो स्लाइड्स हैं, अगर मैं इस स्लाइड्स को देखूं, अच्छा जी, रोड ऑपरेशन में आऊं। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी आप लोगों को मेरी विंडो नहीं दिख रही होगी, इज द विंडो। शो हो रही है सबको? अच्छा जी, तो इसमें देखें मेरे पास क्या है, क्रिएट करने के लिए मेरे पास ये कमांड थी, ठीक है, क्रिएट टेबल, और उसका नाम क्या था, स्टूडेंट्स, और आईडी मेरे पास इंटीजर थी और ऑटो इंक्रीमेंट हो रही थी और प्राइमरी की थी हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास varchar आ गया, ठीक है। और ये नॉट नल जो लिखा हुआ है ना, नॉट नल का मतलब है कि ये हमारे पास नल नहीं हो सकती है वैल्यू, इसके अंदर हम आपको वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये नल नहीं होगी। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इंसर्ट डेटा है, ठीक है, कि हम इंसर्ट क्या करेंगे, इसी टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास जो क्वेरी लिखी हुई है ये कमांड, ठीक है। तो इस कमांड को हम लिखेंगे, सही है, इसके अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। अब सेम हम काम कर सकते हैं, थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर लें, थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर लें। अच्छा छोड़ो, मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ, ये देखें अब दिख रहा है। अच्छा जी, तो इसके अंदर अब हमें क्या करना है कि इंसर्ट करना है टेबल्स के अंदर डेटा। अब हमारे पास डेटा क्या है, नेम है और ईमेल है। तो हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास ये कमांड जो है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्टूडेंट का टेबल हमने बनाया था, और उसके अंदर दो हमारे पास फील्ड है, नेम है और ईमेल है, ठीक है। अब नेम और ईमेल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो वैल्यूज हमारे पास हम लिखेंगे, और जो वैल्यूज हमें डालनी है वो हम ऐड कर देंगे, जिस तरह से हम फंक्शंस में आर्गुमेंट पास करते हैं उसी तरह से दिख रहा है ये हमारे पास, ठीक है। सो इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब हम वीएस कोड के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे अब टेबल तो क्रिएट हो गया है, अब दोबारा से टेबल क्रिएट नहीं करना, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये फंक्शन एग्जीक्यूट ना। और सेम हमारे पास जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, इसी सेम फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और नीचे आ जाता हूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। बस एक काम हमारे पास होगा कि इस फंक्शन का नाम हमारे पास अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका नाम मैं रखूंगा इंसर्ट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे। अच्छा जी, एक करली ब्रैकेट यहाँ पे मिसिंग है तो वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अब हमें बस क्वेरी चेंज करनी है, तो क्वेरी हमारे पास क्या हो जाएगी, इस बार क्वेरी हमारे पास ये वाली मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, नई क्वेरी आ जाएगी। क्वेरी क्या होगी, इंसर्ट इनटू
क्या नाम था उसका टेबल का? स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वही नाम रखना है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स की हमारे पास फील्ड्स क्या थी? एक था नेम, दूसरी हमारे पास थी ईमेल, ठीक है, तो हम ईमेल कर देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैं वैल्यूज ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आ जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यूज, ठीक है, और वैल्यूज मेरे पास क्या होंगी? राउंड ब्रैकेट्स, एंड इसमें मेरे पास पहला नाम जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा? मैं अपना नाम लिख देता हूँ, शहाबुद्दीन, ठीक है, और ये मेरे पास मेरा ईमेल आ जाएगा इसके अंदर। तो मेरा ईमेल क्या होगा? मिसाल के तौर पे shahab@gmail.com, सॉरी बहुत बड़ा हो गया, gmail.com, ठीक है, बड़ा नहीं लिखना ताकि आपको मैं समझा दूं कि हमारे पास कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। कन्वेंशन बस हमारे पास ये अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इन जो क्वेरीज होती है ना, क्वेरीज को बड़ा बड़ा लिखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक क्वेरी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेरी को सिंपली हमने यहाँ पे पास कर दिया एग्जीक्यूट के फंक्शन में, और यहाँ पे हमने क्या करना है? सक्सेसफुली क्रिएटेड अ टेबल तो नहीं है, सक्सेसफुली इंसर्टेड, इंसर्टेड क्या हो जाएगा? डेटा, ठीक है। तो हमारे पास डेटा सक्सेसफुली क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा, और एन एरर अकर्ड व्हाइल इंसर्टिंग डेटा, तो यहाँ पे इंसर्टिंग डेटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, हमने फुली कस्टमाइज कर लिया अपने इसको, और ये हमारे पास सेम वही कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा दोबारा से, ठीक है। और हमारे पास फिर क्वेरी रन करेगा, क्वेरी रन हो गई तो उसके बाद क्या कर देगा? कनेक्शन एंड कर देगा, ताकि हमारे पास क्या ना हो? डेटाबेस ओपन ना रहे। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा? इंसर्ट डेटा के फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूं, और अब इसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं, देखते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? सक्सेसफुली इंसर्टेड डेटा। अब हमारे पास डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट भी हो गया है, ठीक है। कौन कौन सी फील्ड में? नेम और ईमेल की फील्ड में। अब हमें पता कैसे चलेगा कि डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। और डेटा हमारे पास सिर्फ हमने एक ही लाइन का दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल यूजर्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल यूजर सेलेक्ट कर लूँ तो काफी अच्छी बात रह जाएगी हमारे पास। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि इनको मैं मल्टीपल यूजर्स कर लेता हूँ। यहाँ पे एक तो मेरा नाम आ गया है, तो इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ, किसी और का नाम हम उठा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास चैट के अंदर जितने लोग हैं ना, सबके नाम लिख देते हैं। सबके नहीं लिखेंगे, थोड़ा देखते हैं यहाँ पे हाँ। हमारे पास कौन कौन से हैं। सर आप मेरी हेल्प करें, इसमें बता शहाबुद्दीन, दे रहे हैं मुझे शहाबुद्दीन, कौन से। इसमें इसमें अगर आप पहले इनको ये जरा दिखा देना, टेबल सेलेक्ट करके कमांड प्रॉम्प्ट से भी, कमांड प्रॉम्प्ट से ही सेलेक्ट करके दिखा दे, जो रो आपने अपडेट की है, जो रो इंसर्ट किया, डेटा इंसर्ट किया, जरा दिखा दे इनको कि कहाँ पे आया है। अपने अच्छा कमांड जी, प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट से जैसे आप कर रहे थे ना माइस्क्यूएल को एक्सेस, जी जी श्योर। ये जो, अच्छा जी, ताकि इनके सामने भी एक चीज आ जाए कि हाँ यार, ये जो डेटा हमने अभी इंसर्ट किया है वो कहाँ चला गया, सेव हो गया सर जी, डेटाबेस में, और वो अब मिल भी रहा है आपको यहाँ से जी। सेलेक्ट करके दे दे, सेलेक्ट यू। तो जो डेटा है ना, उसको अब हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक तो है, सर ने स्टैटिक पहले बताया था कि सारा डेटा शो हो जाएगा जो हमारे पास नेम ईमेल है। स्पेसिफिकली भी हम कर सकते हैं कि सिर्फ नेम दिखाना है या ईमेल दिखाना है, इस तरह से। तो जो सर ने सिटीज दिखाया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेलेक्ट। अच्छा, उससे पहले हमें क्या करना है? उससे पहले एक जरूरी चीज कि डेटाबेस कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है हमें। हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस है ना, तो हमें फिलहाल हमारे पास कौन सा डेटाबेस है? हमारा आवर डेटाबेस, तो उसी से डेटा को लेना है हमें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट, या सॉरी यूज, यूज हमारे पास क्या आएगा? डेटाबेस का नाम लिख देंगे, तो आवर डेटा बेस, ठीक है। और नहीं, इसे BASE स्पेलिंग मिस्टेक हुई। अच्छा, डेटा बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? जबरदस्त। डेटाबेस चेंज हो गया, सही है, हमारे पास डेटाबेस आ गया। अब इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना है डेटाबेस के अंदर जो डेटा है, ठीक है, उसको। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट। अब सारे डेटा को सेलेक्ट करना है या सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को सेलेक्ट करना है? तो मैं सारे को सेलेक्ट कर देता हूँ, एस्टेरिक फ्रॉम, सही है। स्टूडेंट। कहां से सेलेक्ट करना है? स्टूडेंट, जो टेबल बनाया था हमने उस डेटाबेस के अंदर, तो वो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एंटर कर देते हैं, और ये हमारे पास क्या दिखा रहा है? जबरदस्त। वहां पे जो डेटा इंसर्ट किया था हमने वो डेटा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऊपर अगर देखें, हमारे पास क्या आ रहा है? आईडी आ रही है, तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, 1 आ रहा है फिलहाल। तो अगर मल्टीपल यूजर्स हम इसके अंदर डालें, मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा हम इंसर्ट करें, तो फिर ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास। आईडी ये जो प्राइमरी की है, ये इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। और इसका हम यूज इंशाल्लाह जब करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, जब हमारे पास हम टेबल्स को मर्ज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे पास यूज होता है फॉरेन की के साथ, सही है, प्राइमरी की को। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है।
ये यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देती है हमें एग्जैक्टली आईडी जो है। और ये हम आगे इंशाल्लाह जैसे आगे बढ़ेंगे ना अगली क्लास के अंदर हम इसकी थोड़ी सी आपको थ्योरी भी बताएंगे, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट से क्या फायदा होता है, तो ये सारी चीज आपको पता चलती जाएंगी। अभी आप इसको एज इट इज करते चले जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है शाह? जी, तो यहाँ पे देखें नेम के अंदर मेरा नाम आ रहा है और ईमेल के अंदर मेरा ईमेल आ रहा है। तो अब आपको पता चल गया कि डेटा हमारे पास आ गया है डेटाबेस के अंदर, और ये सेम डेटा मैं अपने कंसोल के अंदर भी लेके आ सकता हूँ, क्योंकि हमें अगर प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए तो वहां पे हम कैसे फेच कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास डेटा जो है इसको हमें मल्टीपल यूजर्स अगर इंसर्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल यूजर्स इंसर्ट कर देता हूँ, काफी अच्छा रहेगा हमारे पास अगर हम मल्टीपल यूजर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो कॉमा लगाना है और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 आ जाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर नाम बदल देते हैं आप। सर शाहबुद्दीन, तो एक हाँ नासिर आ जाएंगे, नासिर भाई। नासिर आ गए भाई। और और आप अपने टीचर्स के नाम लिखें, टीचर्स जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया आपको इतना अच्छे स्लाइड्स जी वगैरह सारी चीजें बना के दी हैं। मिस अबीना है, मिस सबा है, मिस अनम है। जी, तो यहाँ पे मिस सबा आ जाएंगी हमारे साथ, ठीक है। एंड मिस सबा का ईमेल आ जाएगा sabba@gmail.com, ठीक है। बिल्कुल सही है। और दूसरा हमारे पास मिस अबीरा आ जाएंगी, और इसके अंदर हमारे पास ही चेंज हो गया, abira@gmail.com आ जाएगा। सही। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिस अनुमा आ जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे anum@gmail.com आ जाएगा, ठीक है। सही। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अवर मिस सिमरा, ठीक है, एंड इनका simra@gmail.com आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अब ये सारा जो डेटा है, ठीक है, इसको हम इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्वेरी के अंदर। ये तो कर लेते हैं, ठीक है। हमें बस क्या करना है, यहाँ पे इसको रन करना है, तो हमारे पास रन हो जाएगा। और क्या कह रहा है, सक्सेसफुली इंसर्टेड डेटा। अब ये डेटा हमारे पास सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, अब इस डेटा को हमें गेट करना है, ठीक है, यही पे। तो मैं इस फंक्शन को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि दोबारा से रन ना हो, हमारे पास डुप्लीकेशन वगैरह ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो फंक्शन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं अलग अलग फंक्शन क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपके लिए ईज हो, ठीक है। आप जितनी बार इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना, अलग अलग बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरीज को और अलग अलग फंक्शंस के साथ, तो इसके ऊपर आपका हाथ सेट हो जाएगा कि बार बार आप ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, बार बार आप क्वेरी लिखेंगे, अलग अलग क्वेरीज लिखेंगे, और बार बार क्या होगा, आप एग्जीक्यूट करेंगे, एंड करेंगे, तो क्या ट्राई कैच भी करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है। और आप सीख जाएंगे कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से यूज करते हैं। अच्छा, अब सिंगल उसके अंदर भी कर सकते हैं, बस लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसका, अलग अलग क्वेरीज एग्जीक्यूट करने में, तो उसको फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को पेस्ट कर देता हूँ, और अब हमारे पास क्या हो जाएगा, शो डेटा हो जाएगा, ठीक है। जबरदस्त, वेल डन। शो डेटा हो जाएगा, और अब शो डेटा के अंदर दोबारा से हमारे पास क्या बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है दोबारा से। यहाँ पे अब ये क्वेरी तो नहीं चलानी हमें, अब हमें सेपरेट क्वेरी चलानी पड़ेगी। इस बार जो क्वेरी चलेगी हमारे पास, वो क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नाम ही हमारे पास हमारा टेबल बना था, सबको याद होगा। तो ये हमारे पास क्वेरी हो जाएगी। अब अगर स्पेसिफिक नेम और ईमेल चाहिए तो वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस स्टैटिक हटा के यहाँ पे नेम कर दें या ईमेल कर दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, तो सक्सेसफुली रिट्रीव डेटा हो जाएगा इस बार, ठीक है। रिट्रीव, ये अभी आप लोगों को ना एसक्यूएल आ जाएगी, ये कोई इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश की तरह है। तो ये आपको जिस जिस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको आ जाएगी एसक्यूएल, बहुत इजी है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे रिट्रीविंग डेटा के दौरान हमारे पास अगर एरर आ जाए उसके लिए ये हो जाएगा। अच्छा जी, अब बस एक चीज करनी है कि इस डेटा को हमें शो करना है अपने कंसोल के अंदर। तो अब मैं क्या करूंगा, एक चीज करनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है, यहां से जो क्वेरी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेंगे। लेकिन एक फॉर्म में आता है डेटा हमारे पास, जब जिस फॉर्म में डेटा आएगा ना, तो उस डेटा वो हमारे पास एरे की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसको मैं यहाँ पे डेटा लिख दूंगा, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से अवेट करा दूंगा, ठीक है। पूरा कोड शो करा देगा, इंशाल्लाह पूरा कोड शो करूंगा इंशाल्लाह। डबल डबल जरा इसको जूम कर लें तो पूरा कोड शो हो जाएगा।
तो ये पूरा कोड इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा सा लेंथी है, नहीं, फिर वो अभी आपको जब ये सेंड करेंगे ना तो आपके पास खुद ही आ जाएगा कोड, मैडम आप फिक्र ना करें बिल्कुल भी। जी। अच्छा जी। तो यहाँ पे मेरे पास अब ये डेटा आ गया है ना, तो इस डेटा को मुझे कंसोल में शो करना है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, प्यारे प्यारे तरीके हैं। पहला मैं शो करा देता हूँ, ठीक है। तो डेटा रिट्रीव सक्सेसफुली, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उस डेटा को लॉग करा दूंगा। तो यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ, तो ये डेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसोल में आ जाएगा। अब देखें, लेट मी शो यू, ठीक है। कमांड रन करते हैं, अब ये डेटा हमारे पास आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक सेकंड, फंक्शन रन नहीं किया हमने, फंक्शन रन करना भूल गए। फंक्शन कॉल शो डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। प्यारी सी मिस्टेक है, एनीवे, बिगिनर मिस्टेक। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया। अब हमारे पास सारा वाह, डेटा मेरे के जबरदस्त, अंदर आ गया है, ठीक है, बेहतरीन, डेटाबेस से। बेहतरीन, एक्सलेंट लेकिन एक्सलेंट यार। जी, अब प्यारा वाला तरीका क्या था कि हमारे पास हम कंसोल लॉग के बजाय हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड होता है, यहाँ पे कंसोल डॉट टेबल होता है। अब इस सेम डेटा को आप देखेंगे कितने जबरदस्त तरीके से हमारे पास ऑर्गेनाइज होके आएगा। राइट यार, आप देखें, ये शाहबुद्दीन, ये तो ये नई डिस्कवरी की आपने, यकीन करो ये मुझे नहीं पता था ये वाला फंक्शन, ये जो भी आपने बताया ना। हाँ, यार कंसोल बेहतरीन, लॉग करते हैं नॉर्मली वाह लोग, वाह, तो अब डेटा शो करना है प्यारे तरीके जबरदस्त, से, तो ये आईडीज आ गई, ठीक है। क्या, यहीं पे हमारे पास शीट बन गई पूरी। तो वाह वाह वाह, ग्रेट यार, ग्रेट शाहबुद्दीन, जबरदस्त भाई, बेहतरीन बेहतरीन। जी, थैंक यू। तो अब आप देखें, ठीक है, यहाँ पे मिस सब जी मिस, आप लोगों की मेहनत है माशाल्लाह, काफी नहीं हेल्प की आप लोगों ने। नहीं नहीं यार, आप लोगों ने बहुत बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एक सीक्वेंस है इस प्रेजेंटेशन का और इस पूरी डेमोन्स्ट्रेशन का, माशाल्लाह बेहतरीन, जबरदस्त, वेल डन। और इतना जी आसानी से समझ में आ गया डेटाबेसेस को। मैं समझ रहा था काफी मुश्किल होगी, लेकिन समझ लिया भाई स्टूडेंट्स ने, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किया सारी चीजों को। जी अच्छा, इसमें एक ऑप्टिमाइजेशन है शाहरुख, अपना शाहबुद्दीन, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें ना, तो इसमें एक सिक्योरिटी का गैप मौजूद है। मैं भी आपको बताता जी हूँ, पहले आप कंप्लीट कर लें फिर मैं बताता हूँ। जी। तो बस डेटा हमारे पास आ गया है, मैंने टेबल्स के फॉर्म में शो करा दिया आपको, तो कितना ऑर्गेनाइज है, कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ईमेल दिख रहा है, जिस तरह से हमारे पास एक्सेल शीट्स के अंदर दिखता है उसी तरह से दिख रहा है। और जिस तरह से सर ने वहां पे वर्क बेंच के अंदर दिखाया था, वर्क बेंच के अंदर जिस तरह से शो हो रहा था, वहां पे ये टेबल की फॉर्म में शो हो रहा था, यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो नेम्स हैं हमारे पास, आईडीज आ गई, और इंडेक्स भी शो कर रहा है हमारे पास, सही है, वो भी है अगर यूज करना है। और उसके अलावा हमारे पास ईमेल्स है। तो फिलहाल के लिए मैंने दो फील्ड्स डाली थी, नेम और ईमेल। अगर फर्दर फील्ड्स डालनी है हम लोगों ने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की टाइप है, प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है। इस तरह से काफी कुछ हमारे ग्रेट, पास आ सकता है। ग्रेट। तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको हम, ये जो है इस फील्ड को यहाँ पे फर्दर मैं अगर ऐड कर दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, रोल नंबर एड्रेस लिख ऐड कर सकते सकता हूँ, हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, एड्रेस लिख एड्रेस कर सकते सकता हूँ, ठीक है। हैं, हाँ सर, कंट्री बहुत लिख कुछ कर सकते हैं, सकते हैं यहाँ सिटी पे। लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ जी। सकती हैं। अच्छा, ये तो चीजें ऐसी हैं शाहबुद्दीन की, ये इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में भी जब हम इनको एंटिटीज को एनालाइज करना, डाटा मॉडलिंग सिखाएंगे ना, कि डाटा को मॉडल कैसे किया जाता है। एक आपको बिजनेस केस दिया जाए और उसमें से आपने एंटिटीज निकालनी है, टेबल्स निकालने हैं, इस तरह से उनका, उनकी फील्ड्स निकालनी है, एट्रीब्यूट्स निकालनी है। जैसे एक आईडी का एट्रीब्यूट है, नेम का एट्रीब्यूट है, ईमेल का एट्रीब्यूट है। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या है, ये इस ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है। स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट जो क्लास है, उसके अगेंस्ट में क्या बन गया, टेबल बन गया। उस टेबल से रिलेटेड क्या हो गई, हमने उसके रिकॉर्ड्स कैप्चर करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये जो आईडी, नेम और ईमेल है, ये इस ऑब्जेक्ट के क्या बन जाएंगे, एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। तो वही तो है, बिल्कुल देखें, वही चीज जो कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में सीखी है, वही आगे जाकर टेबल बन रहा है डेटाबेस का। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में ये चीज समझ में आ गई, तो आपको टेबल बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट हैं, ये क्या बन जाएंगे, ये आपके टेबल के मेथड्स बन जाएंगे, या आपके टेबल के वर्ड्स बन जाएंगे, कि आप इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, एक्शन है ना ये सारे, सही है। तो ये चीजें, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो आपको ये चीजें समझना डेटाबेस की बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। डेटाबेस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एंटिटी कहा जाता है, डेटाबेस की लैंग्वेज में उसको एंटिटी कहते हैं। जिस तरह से ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरह से एंटिटी के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं।
जिस तरह से ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन होता है वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में, यहां पर एंटिटी का मतलब नाउन होता है। जो भी डेटाबेस के अंदर आप टेबल बनाएंगे वो नाउन होगा। उस नाउन के जो एडजेक्टिव्स होंगे, जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो उसके कॉलम्स होंगे, जो कि अभी शाम ने दिखाया आपको। कॉलम ईमेल है, नेम है, आईडी है, ठीक है, एड्रेस है, कंट्री है, सिटी है, ये सारे उसके क्या है, उस ऑब्जेक्ट के, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज है जो कि आप लोगों ने इसकी रिलेशनशिप को समझना है कि ये रिलेशनशिप है इनमें। तो जब हम ओआरएम करेंगे आगे जाके, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग करेंगे और ओआरएम के थ्रू भी डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, तो वहां पे यही तो आपने करना है, अपनी क्लासेस ही को तो मैप करना है आपने एज ए टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये चीजों को कनेक्टेड रखिएगा, ये पूरी एक सीक्वेंस है। तो बहुत शुक्रिया शाहब आपका, बड़ा अच्छे तरीके से आपने समझाया। शाहब एक सिक्योरिटी इसके अंदर मुझे गैप नजर आ रहा है, जो कि मैं चाह रहा हूं कि ये मैं बता दूं, क्योंकि ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में, प्रोडक्शन कोड जब आप लाइव कोडिंग करेंगे तो उसमें मसला कर सकता है। आप कोड जी ओपन करें, सर। मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। देखिए, इस कोड के अंदर शाहब ने ट्राई एंड कैच को इस्तेमाल किया है, और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि ये करना चाहिए लाजमी, क्योंकि अगर कोई भी एरर आपका ट्राई ब्लॉक में आएगा तो कैच ब्लॉक क्या करेगा, उस एरर को कैच कर लेगा। फर्ज करें अभी शाहब ने लिखा, शाहब वो आप किसी भी इसमें आ जाए, फंक्शन में कोई भी फंक्शन थोड़ा जूम करके ओपन कर लें ताकि मैं बता दूं सबके साथ। जूम आउट कर दूं सर? हाँ, थोड़ा जूम आउट उसको करें ताकि ताकि जरा बड़ा से नजर आ जाए। मैक्सिमाइज कर लें स्क्रीन को। जी जी, अच्छा, अब यहां पे देखें, यहां पर हम यूज कर रहे हैं क्या, अवेट कनेक्शन। ये हम यूज कर रहे हैं अवेट कनेक्शन, ये सॉरी, कनेक्शन एग्जीक्यूट यूज कर रहे हैं। कनेक्शन एग्जीक्यूट पे क्यूरी चलाई। अगर फर्ज कर लें इस क्यूरी में यहां पर इस लाइन पर कोई एरर आ गया, अगर कुछ किसी भी वजह से इस लाइन पर एरर आ गया, तो क्या होगा कि कंट्रोल कहां शिफ्ट हो जाएगा शाहबुद्दीन, कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा कैच ब्लॉक में। जब कैच ब्लॉक में कंट्रोल जी आएगा तो ये जो बाकी दो स्टेटमेंट है और ऊपर जो कनेक्शन ओपन हुआ हुआ है, वो कनेक्शन आपका खुला रह जाएगा। समझ रहे बात? जी ये जो कनेक्शन है ये एंड नहीं हुआ है। कंट्रोल कहां शिफ्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट हो गया यहां पर, तो ये कनेक्शन ओपन रह जाएगा पीछे डेटाबेस में। ठीक है, जो कि, हाँ, जो कि क्या करेगा, जो कि क्या करेगा, आपके डेटाबेस को चौक कर देगा थोड़ी देर के बाद। अगर फर्ज करें 1000 कनेक्शंस की रिक्वेस्ट आ गई, आपकी एक वेबसाइट है जो कि अमेजॉन बेस्ड वेबसाइट है, ई कॉमर्स की, और वो चल रही है, और उस पर तकरीबन मैक्सिमम कंकरेंटली 1 सेकंड के अंदर फर्ज कर ले 1000 यूजर आते हैं। तो 1000 यूजर जब इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और इस तरीके से वो रिट्रीव करेंगे, तो और उनको सेम क्यूरी पे एरर आया, तो 1000 कनेक्शन आपके पास डेटाबेस में ओपन हो जाएंगे, जो कि एम्प्टी ओपन रहेंगे, और वो वल्नरेबल भी होते हैं, और वो आपकी डेटाबेस की रिसोर्सेज को, आपकी सिस्टम की रिसोर्सेज को चॉक भी करते हैं, मेमोरी को चॉक करेंगे, सीपीयू को चॉक करेंगे। तो इस केस में क्या करना होता है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ट्राई कैच को यूज करते हैं तो एक और कीवर्ड इसके इसी ब्लॉक के अंदर यूज होता है, उसको कहते हैं फाइनली। तो शाहबुद्दीन फाइनली लगाएं जरा। जी जी, और फिर ये करली ब्रैकेट्स को, हाँ, ओपन करके अब यहां पे एंड करें आप। इसका मतलब ये होता है, फाइनली का मतलब ये होता है कि अगर आपके ट्राई कैच ब्लॉक, अगर तो कंट्रोल ट्राई ब्लॉक में आ गया, अगर तो कंट्रोल ट्राई ब्लॉक में आ गया, तो अब बेशक एरर आ जाए और वो कैच ब्लॉक में आए, तो फाइनली जरूर एग्जीक्यूट होगा। फाइनली ब्लॉक जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट होता है। वो कंट्रोल बेशक ट्राई ट्राई ब्लॉक से जंप होके कैच में आए, कैच से जंप होके किसी और कैच में जाए, फाइनली एंड में जरूर एग्जीक्यूट होता है। फाइनली से आप बच नहीं सकते। ठीक है, तो हमेशा फाइनली के अंदर हम क्या करते हैं, वो सारा क्लीन अप कोड लिखते हैं जो कि हमने रिसोर्सेज सिस्टम से एक्वायर की भी होती हैं, उनको क्लीन अप करते हैं यहां पर आकर। ठीक है, यानी रिसोर्सेज को रिलीज कर देते हैं कि अब हमें नहीं चाहिए, कनेक्शन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो अवेट कनेक्शन डॉट एंड लिखा है ना, उसको आप फाइनली ब्लॉक में लिखें। इसमें ये एक कोड ऑप्टिमाइजेशन है, टेक्निक, परफॉर्मेंस के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से भी। कोई हैकर इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, कोई वो लूप चला दे, आरपीए का, रिपोर्टिंग ऑटोमेशन का प्रोसेस चलाए, और उसको पता चल जाए कि आपके डेटाबेस में ये वीकनेस है, तो वो तो इसको एक्सप्लॉइट कर देगा। ठीक है, जी। सर एक चीज है यहाँ पे, कैन नॉट फाइंड वो कनेक्शन, तो इसलिए यहाँ वो पे ये इसलिए स्कोप वो कैसे आ इसलिए है गया? कि वो लेट में, वो आपने लेट का स्कोप जो रखा हुआ है ना, वो वहां का रखा हुआ है, ट्राई के अंदर डिफाइन किया हुआ है। इसको आप बाहर करेंगे फिर डिफाइन, ट्राई से बाहर मैं करेंगे, इसको वार कर दूं तो बाहर कर दें। अब भी नहीं आएगा? अब ये लोकल वार तो नहीं हो गया? ये हाँ, ब्लॉक ये स्कोप लोकल में आ वार हो गया, गया। ब्लॉक स्कोप में आ गया ना, ब्लॉक स्कोप में आ गया। बट एनीवे, आप इसको कैच में भी कर सकते हैं शाहबुद्दीन, इसको आप कैच में भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली फाइनली में किया जाता है, लेकिन इसको कनेक्शन को एंड आप कैच में भी कर सकते हैं। देखिए कैच में एंड हो रहा है आपके पास, कैच में भी आपको ये देगा यार।
तो इसको आपको बाहर करना पड़ेगा फाइनली को, कनेक्शन को बाहर डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको क्लोज करना है ना उसको बाहर डिफाइन करते हैं। ये जस्ट कनेक्शन है सिंपल, ये कोई इसने इस वक्त डेटाबेस में कोई रिसोर्स एक्वायर नहीं किया। हाँ, जब आपने क्यूरी एग्जीक्यूट की तो उस वक्त इसने कनेक्शन को ओपन किया, अभी इसने कनेक्शन को ओपन नहीं किया हुआ। जब आपने क्यूरी एग्जीक्यूट की ना, देखें नीचे है शाप, जहां पे आपने एग्जीक्यूट की स्टेटमेंट यूज किया, ये जो स्टेटमेंट है ये कनेक्शन ओपन करती है, ठीक है, ये कनेक्शन ओपन करती है। अगर इसमें कोई एरर आ जाएगा तो ये कनेक्शन आपका ओपन रह जाएगा और कंट्रोल कहां जाएगा, कैच ब्लॉक में जाएगा। कैच में आपने एरर को कॉट किया और कैच करने के बाद उसको प्रिंट कराया एरर को, और फाइनली के अंदर अब आपने देखें अपने रिसोर्सेज को क्लीन अप कर दिया। तो यानी वो रिसोर्सेज जो आपने सिस्टम से ली थी, आपके कोड ने उन रिसोर्सेज को रिलीज कर दिया कि भाई ये क्लियर है, मेरी तरफ से कोई और यूजर है उसको यूज कर सकता है। आप पकड़ के नहीं बैठ गए, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। चल बस एक चीज है, मुझे लग रहा है जहां पे हमारे पास डिपेंडेंसीज का इशू आ रहा था ना, हमें नोड की टाइप्स इंस्टॉल करनी थी वहां पे। हाँ, क्योंकि नोड की टाइप्स हमारे पास इंस्टॉल नहीं होती ना, वहां पे फिर इशू आ जाता है। तो आप सब लोगों ने मेक श्योर करना है कि नोड की टाइप्स आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो मेरे पास शायद इशू इसी बात का था, क्योंकि यहाँ पे देखें मेरे पास डिपेंडेंसीज पहले से मौजूद थी। अगर मैं देखूँ ना कि मेरे पास यहाँ पे मैं खोल दूं पैकेज जेसोन में, अगर देखें मेरे पास MySQL की डिपेंडेंसी है, और उसके अलावा मैंने नोड की टाइप्स मेरे ख्याल से मैंने इंस्टॉल कर रखी है। टाइप्स आपने की हुई है ना, टाइप/नोड, ये की हुई है टाइप्स की। डिपेंडेंसी। और उसमें नोड मॉड्यूल में भी जाए, नोड मॉड्यूल में जाए, वहां पे टाइप्स भी आ रहा होगा ना जी, और टाइप मॉड्यूल भी किया है। हाँ, ये देखें टाइप मॉड्यूल भी किया है, और उसके अलावा tsconfig JSON में वही लेटेस्ट सेटिंग्स है मेरे पास, ठीक है। ये टाइप्स का जो किया हुआ है ना आपने, टाइप्स जो आई @types ऊपर फोल्डर जो बना हुआ है, जी जी, ये रहा। ये इसी वजह से आया ना जब आपने टाइप्स को इंस्टॉल किया है। जी, तो बहुत सारी चीजों का इशू यही से होता है, अगर टाइप्स हमारे पास इंस्टॉल ना हो या कुछ, तो भाई नोड को इंस्टॉल कर लें, उसके बाद टाइप्स को उसकी इंस्टॉल कर लें, और उसके बाद npm इंस्टॉल MySQL 2 को कीजिएगा। देखिए MySQL 2 को कीजिएगा, MySQL को नहीं कीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ एक चीज आप बताने की जरूरत है, एक सेकंड जरा देंगे। जी जी, आप उसी स्क्रीन पे जाएं, देखें अभी शाब ने npm इंस्टॉल MySQL 2 किया है। MySQL 2 क्यों किया है शाब ने, पता है आप लोगों को क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि जो डेटाबेस का वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं MySQL का, वो एक सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, सिक्योर कनेक्शन। तो अगर मैं खाली लिखता npm इंस्टॉल MySQL 2 नहीं लिखता, MySQL लिखता, तो वो भी इंस्टॉल हो जाता, MySQL भी इंस्टॉल हो जाता, और MySQL से भी आपका काम चलना शुरू हो जाता। लेकिन वो कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता डेटाबेस से, जिसकी वजह से वो ड्यूरिंग द कनेक्टिविटी आपको एरर दे देता, कहता कि मैं इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा हूं, ये डेटाबेस में सिक्योरिटी। अब जो नए वर्जन आ रहे हैं डेटाबेस के, वो MySQL 2 ये एडवांस ड्राइवर है MySQL का, ठीक है, तो वो इसको सपोर्ट करता है। तो MySQL 2 जो है वो जितनी भी आपके MySQL के न्यू वर्जन आ रहे हैं उसके अंदर सिक्योर कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। बाय डिफॉल्ट सिक्योर कनेक्टिविटी ऑन होती है हर डेटाबेस में। अगर आप उसकी सिक्योरिटी को डिग्रेड करना चाहें, उसको और ज्यादा कम करना चाहें, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, तो फिर सिंपल MySQL चलता, npm इंस्टॉल MySQL, बट वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए npm इंस्टॉल MySQL 2 लिखेंगे, ताकि आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके से आप उसको अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकें। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि इनक्रिप्टेड कनेक्शन जो है वो लिंक बनेगा आपका, तो उस लिंक के ऊपर जो भी चीज ट्रेवल करेगी, यूजर आईडी हो, पासवर्ड हो, डाटा हो, वो सब इनक्रिप्टेड होगा। कोई इंटरसेप्टर, कोई हैकर उसको बीच में से आके इंटरप्ट करके डेटा को आपके लीक नहीं कर सकता, तो डेटा लीकेज का मसला नहीं होगा, ठीक है। गुड यार, वेल डन शाह, बेहतरीन, जबरदस्त। होल टीम, सब लोगों ने मेहनत की है, मिस सबा ने, मिस अबीरा ने, मिस अनम ने, मिस किरण ने, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं शायद नाम नहीं उनके सबके जानता हूं, लेकिन सबने बहुत अच्छा, इतना अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है कि बेहतरीन। आप लोगों को इसका फायदा हर जगह पर होगा। आप किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपको ये मॉडल समझ में आ गया ना कि ये कनेक्टिविटी मॉडल होता क्या है, किसी भी लैंग्वेज को कैसे डेटाबेस से कनेक्ट किया जाता है, टाइप स्क्रिप्ट हो, सी लैंग्वेज हो, Next.js हो, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आप पूरी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप कोई भी चीजों को परसिस्ट कर सकते हैं, डेटा को, आप फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप याहू जैसे ईमेल सर्विस बना सकते हैं। ये सारे जो जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब करते क्या है, बैकएंड में डेटा को आपके कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए उनको डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए होती है, पीछे वो यही सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करना जरूरी है बेटा, ठीक है। और ये चीज आपको एक दफा समझ आ गई ना, फिर आपके जहन से ये निकलने वाली कभी भी नहीं है,
और ये इंशाल्लाह हमने कोशिश यही की है कि हम आपको ये एडवांस टॉपिक्स में ये चीजें करवाएं। आप बिल्कुल परफेक्टली आप फुल स्टैक बन गए हो। अब आप फुल स्टैक बन जाओगे, क्योंकि आपको फ्रंट एंड आ गई है। बैक एंड पे यही होता है बेटा, ये बैक एंड पे जिस तरह अभी आप क्यूरीज से कर रहे हो, अच्छा एक और एब्स्ट्रैक्शन की लेयर आ जाएगी भाई। क्यूरीज नहीं लिखेंगे तो हम ओआरएम लगा लेंगे, ओआरएम में क्यूरीज हाइड हो जाएंगी, सिर्फ डायरेक्ट प्लेन मेथड्स होंगे। फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्क सिंपल सिंटेक्स का होगा। आर्किटेक्चर यही रहेगा जो अभी शहाब ने बताया और हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया है। आर्किटेक्चर यही रहेगा, इसी तरह से बनेगी डेटाबेस से कनेक्टिविटी, इसी तरह से डेटाबेस और लैंग्वेजेस आपस में इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। कोशिश हमने पूरी की है कि समझ आ जाए आप लोगों सबको। बहुत शुक्रिया आप लोगों को, थैंक यू जी। तो आज हमारे पास जितने टॉपिक्स थे 8 के 8 हमने कर दिए हैं। माइस्क्वेल इंस्टॉलेशन जिसमें सर ने आपको सब कुछ बता दिया, उसमें जो हमने आपको बीच बीच में समझाया ना कि जिन चीजों को अवॉइड करना है उसको काइंडली आप लोग बहुत एहतियात से करें, ठीक है? नहीं तो आपकी कंप्यूटर जो है वो डेटाबेस बन जाएगी। तो उन चीजों से बच के रहना है। बाकी सही सही। इंस्टॉलेशन नेसेसरी पैकेजेस हमने बीच में इंस्टॉल नहीं किए, तो उसका हमें फायदा मिल गया, आप लोगों ने देख लिया किस तरह से, तो वो अच्छा, करने हैं, ठीक है? अगर शहाबुद्दीन 1 मिनट अगर मुझे दें तो यार, एक पॉइंट है जो कि मैंने अभी लास्ट वीक में हमारे पास सिंगापुर से कुछ कंसल्टेंट्स थे, उनके साथ में एंगेज था, तो उन्होंने जी बड़ा अच्छा मुझे बताया। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखें, अभी ओरेकल, जैसे अभी आपने माई एसक्यूएल किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे ओरेकल का लेटेस्ट वर्जन आया है, ओरेकल डेटाबेस का भी। जिस तरह माई एसक्यूएल आपने इंस्टॉल किया, इसी तरह ओरेकल भी इंस्टॉल होता है। उसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसका नाम है, अब जाहिर है हर प्रोडक्ट के अंदर एआई इंटीग्रेट होती जा रही है ना, उसका नाम है ओरेकल 23 AI। 23 AI नाम है। तो जिस तरह शहाब अभी आप एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे थे ना, एसक्यूएल स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स और ये सारी चीजें, तो जी उसके अंदर बाकायदा क्या है 23 AI के अंदर क्या है, उन्होंने बाकायदा लैंग चेन के, लैंग ग्राफ के और एलएलएम के फंक्शंस दिए हुए, जो कि आप एसक्यूएल क्यूरी के अंदर लिखेंगे और डेटाबेस में से एआई मॉडल आपके डेटाबेस में होस्ट हो जाएगा और उससे आप डेटा को रिट्रीव करेंगे और उससे इंटरेक्ट करेंगे। यार क्या बेहतरीन चीज दी है। ठीक है, यही एसक्यूएल होगी, यही एसक्यूएल होगी जिसके अंदर आप एलएलएम के मेथड्स को यूज कर रहे होंगे, लैंग चेन के मेथड्स को यूज करके अपने मॉडल को, जो कि चैट जीपीटी का भी मिनी मॉडल भी हो सकता है या ओरेकल का अपना कोई प्रोवाइडेड मॉडल होगा, उसको आप डेटाबेस में होस्ट कर रहे होंगे। वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा एज अ टेबल, जिस तरह रिकॉर्ड स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आई? उस डेटाबेस को वेक्टर डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है, और वो उससे आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो सेमेंटिक सर्च कहलाती है। बहरहाल मैं आपको ये चीजें भी जब आएंगी तो इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन एक क्योंकि ये आ गई चीज बीच में, तो मैंने बता दिया कि ये चीज सीखने से, एसक्यूएल की और ये सारी चीजें सीखने से, देखें जब आप एआई के मेथड्स को यूज करेंगे, एआई के फंक्शंस को कॉल करेंगे, तो वो भी आप एसक्यूएल के थ्रू, आपकी डेटाबेस अगर एआई की फीचर्स दे रही है तो आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है चीज। थैंक यू, थैंक यू। जी जी। सो एक ये भी है, उसके अलावा प्रॉम्प्ट बेस हमारे पास वो भी आ गई है, तो बिल्कुल सब इंग्लिश बनने वाला है, फिर हमें ये लैंग्वेजेस वगैरह भी भाई सीखने की ये, जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी। हाँ यार, ये तो शहाबुद्दीन यार, ये एक रह गया था भाई, सॉरी। अच्छा हुआ तुमने ये याद करा दिया। जबरदस्त प्रॉम्प्ट बेस जबरदस्त। कोडिंग। देखे, पता है क्या, ये जो अभी शहाब ने क्यूरी लिखी है ना, सिलेक्ट स्टेरिक, ये यकीन करें प्रॉम्प्ट होगा। आप अपने प्रोग्राम में प्रॉम्प्ट लिखेंगे, ये लिखेंगे कि भाई क्या क्या, शाहरुख शाह बता दो यार, अब सब कुछ तो खोल दिया तो ये भी बता दो। तो ये जो है ना, यहाँ पे हम क्वेरीज सिलेक्ट का वगैरह इस प्रॉम्प्ट तरह से बताओ, लिख रहे हैं सिलेक्ट ना का हमें। प्रॉम्प्ट बताओ, सिलेक्ट का बताओ क्या लिखोगे, सिलेक्ट का प्रॉम्प्ट। मैं कहूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। हाँ सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम स्टूडेंट हाँ टेबल, इस तरह हाँ से। तो हाँ, जो भी हम रीड लिख रीड सकते हैं ये इंग्लिश भी में लिख वो सकते इतना। हो, रीड डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, हाँ रीड ऑल डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब ये हाँ बिल्कुल प्लेन इंग्लिश में लिखा है आपने, इसमें कोई सिलेक्ट स्टेरिक और ये वो नहीं। वो खुद ही वो प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट होकर उसको जी। एसक्यूएल के पीछे क्यूरी में कन्वर्ट करेगा और डेटाबेस से वो लाके आपको दे देगा। थैंक यू शाह, थैंक यू यार, तुमने याद जी करा दिया, बहुत अभी बढ़िया। भी नॉर्मल नॉर्मल जी, अभी भी नॉर्मल हमारे पास जो एलएलएम्स है ना, वो यही कर रहे हैं कि उनको हम बताते हैं कि कमांड फ्रॉम फलाना, एग्जैक्टली लाइक एग्जैक्टली। प्रोग्राम या इस तरह से ना, हाँ, तो और वो पीछे वो पीछे समझ कन्वर्ट, जाता है कि क्या करना है मुझे, हाँ कन्वर्ट वो पीछे कमांड्स ही कर रहे होते हैं, अपनी कन्वर्ट कर एसक्यूएल देता है। की या डेटाबेस से रिट्रीवल की कमांड ही कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज के टॉपिक्स बस यही थे कि हमने क्या किया, इंस्टॉलेशन की, कनेक्शन कर दिया, क्रिएटिंग डेटाबेस कर लिया, हमने टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया, डेटा फेच किया, और फिर उस डेटा को शो कर दिया एक प्यारे से टेबल के अंदर। ये 8 चीजें थी जो हमने कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये चीज है, ये स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है?
नेक्स्ट हमारे पास ये चीजें, ये रोड है, तो इसमें से सिर्फ शो तक मैंने आप लोगों को कराया है कि कौन कौन से रीड तक मैंने करा दिया, ठीक है। तो सेलेक्ट जो है हमारे पास रीड कहलाता है। तो अपडेट और डिलीट आप कर सकते हैं, या आप खुद से एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ। ऐसा ना हो कि कोई जरूरी टेबल वगैरह आप बना दें, या किसी इंटर्नशिप में आप लगे हुए तो वहां पे टेबल टेबल वगैरह ड्रॉप कर दें, तो वो वाला सीन नहीं करना भाई अपने ये ना करना। लोकल। और देखें, एक चीज और शाह बता दें कि वेयर के क्लॉज को नहीं भूलना। अगर आपने वेयर का क्लॉज हाँ हटाया तो पूरा टेबल अपडेट हो जाएगा। इसी तरह जी डिलीट में भी वेयर के क्लॉज को नहीं भूलना। अगर वेयर का क्लॉज हटाया तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। वो एक रिकॉर्ड अपडेट या एक रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, पूरा टेबल हो जाएगा अगर आपने वेयर का क्लॉज हटाया। तो इन दो जी स्टेटमेंट को 5 और 6 को आप ना यूज कीजिएगा। वो हम अगली क्लास में जब आपको कराएंगे ना इसको, तो उसके बाद फिर आप बेशक बगैर बिला खौफ व खतर फिर यूज कीजिएगा। जी इंशाल्लाह। किसी भी सॉफ्टवेयर सो हाउस के अंदर जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वहां पर आपसे एसक्यूएल और ये क्यूरीज इनके और डेटाबेस से कनेक्टिविटीज के बारे में लाजमी पूछा जाएगा। अगर आपको ये चीजें आ गई तो वहां आपको इंटरव्यूज में कोई मुश्किल नहीं होगी। आपका क्लाइंट जब आप अपवर्क पे, फाइवर पे जाएंगे, उसमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी, डेटाबेस से इंटरेक्शन, डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को, डेटा को परसिस्ट कराना लाजमी शामिल हो, उस प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। अगर आपको ये चीजें आ गई तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए। आपको बैकएंड की भी चीजें आ गई, आपको फ्रंट एंड की भी चीजें आ गई। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी